द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। 331 अंक की जरूरत किसे है? अग्रिम पंक्ति से रेडियो संचार ने कुछ ही सेकंड में उनकी उम्मीदों को कुचल दिया। आने वाला विशालकाय आक्रमण। सभी हाथ लाइनों पर पीछे हटने के लिए तैयार रहें। वे आदेश दे रहे थे। इसका मतलब था कि वे न केवल तोपखाने से आगे निकल गए थे, बल्कि वे रक्षकों की पहली पंक्ति से भी आगे निकल गए थे और शिविर खुद रक्षा में था। अनुमानित आगमन 10 मिनट, आवाज ने घोषणा की। काल ने अपनी बस में यात्रियों की ओर देखा। मॉर्गना, क्या तुम दूसरों के साथ यहाँ चीजों को संभाल सकती हो? मुझे एक आदमी से एक काम के बारे में मिलना है, उसने लापरवाही से पूछा, ये जानते हुए कि अगर वे जाग रहे होते तो केवल आगे की कुछ पंक्तियों में बैठे लोग ही रेडियो प्रसारण सुन पाते। गंभीरता से मॉर्गना ने पूछा, मैं 10 मिनट में वहां पहुंच सकता हूं। बस नहीं पहुंच सकती, काल ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि एक कमांडर अंतर पैदा करेगा? मॉर्गना ने पूछा। किसी के लिए ये होगा। मॉर्गना ने आह भरी और भगाने का इशारा किया। काल ने अपना बैग पकड़ा, फिर दरवाज़ा खोला और चलती बस से बाहर कूद गया। उसके पीछे वाली बस से ओफेलिया और बॉब मैकेंजी भी बाहर कूद गए। ओफेलिया पहले से ही वेबियर के रूप में बदल गई थी, इससे पहले कि वह जमीन पर गिरती। किसी भी बस में कोई भी अन्य व्यक्ति उनके साथ नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि थोर भी नहीं, जो तेज था, लेकिन सड़क पर इस पागल दौड़ के लिए पर्याप्त तेज नहीं था। अन्य जानवरों की तरह वह भी युद्ध में पहुंचने पर उनके साथ शामिल हो गया। जैसे ही वे अगली पहाड़ी पर पहुंचे, काल ने टीम को दिशा निर्देश दिए। थोर, हमारे अग्रिम पंक्ति के आक्रमण के पीछे रहो। तुम हमारी पीठ पर तब तक नजर रखोगे जब तक कि पादरी हमारे पास नहीं आ जाते। राय हमारे किनारों पर गोलेम लगाएंगे। मैं यहाँ से दिग्गजों को देख सकता हूँ और हम मुख्य लाइन के किनारे पर हैं। बस हमारे बाईं ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर आएगी। हम हिल जायंट लाइनों के किनारे से टकराएंगे और जब वे रक्षकों से टकराएंगे तो अंदर की ओर धक्का देंगे। इसे तेज करो और चलते रहो। दोनों तरफ इतने लड़ाके हैं कि घायल करना और अपंग करना सीधे मारने जितना ही प्रभावी है। कोई न कोई उन तक पहुंच जाएगा, हमें बस छात्रों पर वार कम करना है। बॉब ने भौहें सिकोड़ी। क्या वे लाइन के छात्रों वाले हिस्से पर हमला कर रहे हैं? काल ने सिर हिलाया। जहां तक मैं बता सकता हूं, हाँ। वे सीधे उन पर निशाना साध रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सेना को उन लोगों से बचने के लिए केंद्रित किया है जो दूर के हिस्सों को कवर कर रहे हैं। वे सभी भारी सांस ले रहे थे जब वे अकादमी के छात्रों की चौंका देने वाली अग्रिम पंक्तियों से आगे निकल गए, जिन्होंने दिग्गजों को रोकने के लिए एक पाइक दीवार तैयार की थी, जबकि जादूगर उन पर मंत्रों की वर्षा कर रहे थे। रैमी, चलो देखते हैं कि हिल जायंट्स को एक अच्छा बर्फीला तूफान कैसा लगता है। काल चिल्लाया ताकि दूसरे लोग जान सकें कि यह उनकी टीम में था। हवा में अंधा करने वाली बर्फ भर गई और काल ने समूह को हिल जायंट लाइनों के अंत में बदल दिया क्योंकि उसने जानवरों को बाहर बुलाया। हिल जायंट्स फ्रॉस्ट जायंट्स से अधिक शक्तिशाली थे और उनके सामने आधे से अधिक समूह या तो एक मजबूत आरोही या कम कमांडर रैंक वाला राक्षस था। लेकिन काल अपनी पिछली गलतियों के बारे में सोच रहा था और वह जानता था कि उसे अब क्या करना है। 10 पॉइंट खर्च किए गए। क्रूरता लक्ष्य जानवर के आकार और ताकत को प्रति रैंक 10% बढ़ाता है, कमांडर के लिए 40%। 20 पॉइंट खर्च किए गए। शैटर शारीरिक प्रहार प्रतिद्वंद्वी के शरीर में कंपन पैदा करते हैं जो अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और हड्डियों को तोड़ सकते हैं। 20 पॉइंट खर्च किए गए। क्रशिंग ब्लो कुंद प्रभाव कौशल प्रति रैंक 10% तक क्षति में वृद्धि करते हैं। शैटर द्वारा किए गए नुकसान पर प्रभावी, कमांडर पर 40%। 1 पॉइंट शेष। टियर 4 अटैक स्किल अनलॉक 40% बढ़ा। थोर सेरों के बीच एक सच्चा राक्षस था जो एक हिल जायंट के सीने के बराबर ऊंचा खड़ा था और स्पाइडर गोलेम के बड़े हुए आकार ने उन्हें और भी अधिक भयावह बना दिया। लेकिन अधिक दिलचस्प बात यह है कि क्रूरता ने वेबियर रूप में ओफेलिया को प्रभावित किया था। ऐसा लग रहा था कि वह ऊंचाई के आधार पर आंकलन कर रही थी, न कि कुल वजन के आधार पर, क्योंकि वह 2 मीटर से थोड़ी अधिक लंबी होकर ठोस 3 मीटर की हो गई थी और उसकी कुल्हाड़ियां उसके हाथों में एक पल के लिए छोटी लग रही थी, इससे पहले कि वे समायोजित हो जाएं, क्योंकि बंधे हुए हथियार स्वाभाविक रूप से उनके धारक से मेल खाते थे। स्पाइडर गोलेम्स के अगले पैरों के पहले प्रहारों ने उनके लक्ष्यों के शरीर में लहरें भेजी और आरोही रैंक हिल जायंट्स की जोड़ी ने खून उगल दिया क्योंकि उनकी पसलियों का पिंजरा ढह गया। ये एक शैटर का प्रभाव होना चाहिए, काल ने फैसला किया। ये तब सत्यापित हुआ जब उसके मॉल ने उसके कमांडर रैंक के लक्ष्य को मारा और विशाल हवा में कपड़े धोने की तरह मुड़ गया, हमले से जमीन पर गिर गया। दिग्गजों के पास जवाब देने का कोई समय नहीं था, उन पर अभी भी सामने से हमला किया जा रहा था और उनकी गति उन्हें लाइन की ओर ले जा रही थी क्योंकि वे आश्चर्यजनक हमले का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। हिल जायंट भाले और जादुई पत्थरों की बारिश ने बर्फ के माध्यम से रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बाधाओं को पटक दिया, जबकि दर्जनों और नर्म मिट्टी में खोदने के लिए उनसे चूक गए, जिससे इस क्षेत्र में चलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ठोकर खाने का खतरा पैदा हो गया।
लेकिन काल पहले से ही अपने कंधों पर दूसरों के साथ आगे बढ़ रहा था और स्पाइडर गोलेम हिल जायंट्स के माध्यम से उत्पात मचा रहे थे, जबकि राय उनके गठन में अंदर और बाहर भाग रहे थे, उन दिग्गजों को निशाना बना रहे थे जो पीछे से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। थोर ने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया और रैमी के बर्फीले तूफान और चेन लाइटनिंग ने अपने विरोधियों को धीमा कर दिया, जो पहले से ही बचाव करने वाले जादूगरों के हमले के अधीन थे। वे हिल जायंट हमले की पिछली पंक्तियों में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। एक पल के लिए यह एक आसान साफ लग रहा था और फिर काल ने एक लक्ष्य को देखा जो दूसरों की तुलना में बहुत बड़ा था, हमले का नेता और सबसे अधिक संभावना रॉयल रैंक का लक्ष्य। ऐसा मत करो, उसने बॉब को चिल्लाते हुए सुना, लेकिन काल पहले से ही आगे बढ़ रहा था। पूरे झुंड के साथ ये लड़ाई पिछले एक से अलग तरीके से समाप्त होगी, उसे इस बात का यकीन था। हिल जायंट ने अपना हाथ हिलाया और जमीन काल के नीचे फट गई क्योंकि वह हमले से बचने के लिए हवा में कूद गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, गंदगी को बाहर रखते हुए, और उसे उस पल का स्पष्ट दृश्य दिया जब हिल जायंट मुड़ा और भाग गया। काल और अन्य लोगों के सामने कमांडर रैंक के दिग्गजों का एक अंगरक्षक दस्ता छोड़ दिया। खूनी काय, काल ने बॉडीगार्ड के सबसे करीबी द्वारा एक ओवरहैंड चॉप को रोकते हुए बड़बड़ाया। हिल जायंट्स के सम्मिलित प्रयासों से समूह की प्रगति रुक गई थी, जो लड़ाई में शामिल होने के लिए पीछे मुड़ रहे थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे मानव हत्यारों को उनके पीछे हटने वाले नेता के पीछे जाने से रोक रहे थे। लाइन से एक तीखी बिगुल की आवाज़ आई जो थोर की तरह लग रही थी कि एक पल के लिए काल को लगा कि उनके पास एक सेरो भी है, लेकिन यह एक पीतल का बिगुल था और आगे बढ़ने का संकेत था। अब जबकि रेंज वाले एलीट द्वारा चार्ज को रोक दिया गया था, हिल जायंट्स मुड़े और भाग गए, अनावश्यक हताहतों से बचने के लिए अलग हो गए, और काल ने अपनी प्रगति रोक दी जब बॉब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ये खत्म हो गया है, आपने अच्छा किया, योद्धा ने उसे याद दिलाया। इससे काल और ओफेलिया दोनों अपने युद्ध के कोहरे से बाहर आ गए और बरसिकर अपने सामान्य आकार में सिकुड़ गया क्योंकि उसने अपना क्रोध छोड़ दिया, हालांकि वह वापस रूपांतरित नहीं हुई। ओह, ये बढ़िया है। वह केवल तभी प्रभावित होती है जब वह उग्र होती है। जब वह उग्र नहीं होती है तो वह पर्याप्त रूप से क्रूर नहीं होती। हॉक ने उनके ऊपर से नोट किया। अकादमी के अन्य अभिजात वर्ग के पास आते ही राय और हॉक अपने स्थानों पर लौट आए और काल ने थोर को सामान्य होने दिया। वह इतना बड़ा था कि उसके बड़े हुए आकार के कारण उसके सिर को ठीक से थपथपाना संभव नहीं था। टैंक आया और पहले ओफेलिया और फिर काल को गले लगाया और फिर थोर के सिर के पिछले हिस्से को धीरे से रगड़ा, जिससे सेरो ने खुशी से गुनगुनाया। आपको देखकर अच्छा लगा। आपकी टीम यहाँ कब पहुंची? बड़े बेर्स्कर ने पूछा। अभी अभी। बाकी टीम अभी भी पादरियों के साथ बस में है। हम ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो समय पर युद्ध में पहुंचने के लिए पर्याप्त तेजी से भाग सकते थे। काल मुस्कुराया, फिर महसूस किया कि उसके चेहरे पर लगे छींटों से विशाल रक्त उसके मुंह में टपक रहा था। ज्वलंत शरीर ने उसे फिर से जला दिया, जबकि टैंक ने संतुष्टि में चारों ओर देखा। ठीक है, ये सही समय था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमलावर नेता इस तरह से भाग गया। वे आमतौर पर एक बर्स्कर की तरह ही एकनिष्ठ होते हैं। काल ने सिर हिलाया। मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर उन्होंने इतनी आसानी से हार मान ली तो संभवतः उनके पास एक और हमला करने की योजना है और वे बस हमारी ताकत जानना चाहते थे क्योंकि यह समूह उनके लिए अपरिचित है। अध्याय 332। तुमने हमें पीछे छोड़ दिया। ये कहना कि मोर्गाना और अन्य लोग काल के अपनी आधी टीम के बिना चले जाने से नाखुश थे एक कमानकलन था। यह उनके समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि बाकी टीम तकनीकी रूप से युद्ध के लिए जा रही थी और अगर युद्ध लंबा चलता तो वे बच सकते थे, लेकिन वह अपनी किस्मत आजमा रहा था और वह अपने उपचारकों और समर्थन के बिना चला गया था। ये तथ्य कि काल राख से लथपथ और जले हुए दिग्गजों की बदबू से भरा हुआ शिविर में वापस आया, जबकि उसके साथी खून से लथपथ थे, किसी को भी नहीं पता था, चाहे छात्र हो या कोई और। टीम बस के पास पीछे इकट्ठी हुई थी और वे तीनों को जो नज़र से देख रहे थे वह किसी भी शब्द से ज्यादा कह रहा था। झुंझलाहट, क्रोध, भय और विश्वासघात के मिश्रण ने काल को यह बता दिया कि वे घटनाओं की इस श्रृंखला से कितने नाखुश थे, लेकिन काल जानता था कि अगर उसे विकल्प दिया जाता तो वह शायद ऐसा फिर से करता। इसने आक्रमण से ध्यान हटाकर लाइन पर लोगों की जान बचाई थी और इसने हिल जायंट्स को समय से पहले पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। टेसा ने तीनों को घूर कर देखा और फिर आह भरी। तुम्हें पता है, मैं कुछ नहीं कहने वाली। तुम पहले से ही जानते हो कि मैं क्या कहने वाली थी। अब जाकर नहा लो, तुम बदबूदार हो। ओफेलिया ने हंसते हुए कहा। अब वह काफी मासूम लग रही थी क्योंकि वह भालू के रूप से बाहर आ चुकी थी, भले ही वह हिल जायंट के खून में और भी भीग चुकी थी। हाँ माँ। शौव काफी खाली थे क्योंकि लाइन के ज्यादातर लोग अभी भी ठीक हो रहे थे और यह सुनिश्चित करने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जायंट अपना मन न बदल लें। टैंक पुरुषों के शौव में था और टेसा से कहीं बेहतर मूड में था। ये काफी शानदार था। क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? मैं एक उच्च पुजारी को बुला सकता हूँ, उसने सुझाव दिया। काल ने अपना सिर हिलाया। समूह में 2 उपचारक हैं।
यदि आप रेमी और थोर को गिनते हैं तो उनमें से 4, यदि आप हाई प्रीस्ट डग को गिनते हैं तो 5। मेरे पास उपचार की कमी नहीं है, भले ही वे इस बात से नाराज़ हों कि हम भाग गए और उन्हें बस में घसीटते हुए छोड़ दिया। लेकिन नहीं, इस बार कुछ भी मेरी बाधाओं को नहीं तोड़ पाया। ठीक है, एक बार जब आप अपने सुदृढ़ीकरण प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास एक दिलचस्प समूह होगा, टैंक ने हंसते हुए कहा। सुदृढ़ीकरण? काल ने पूछा। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप आते ही युद्ध में कूद पड़े। आरोही के 10 व्यक्ति समूह में 2 कमांडर न्यूनतम आकार का मानक है। इसलिए जब आप शिविर छोड़ेंगे तो आपके साथ शिक्षकों या ब्यूरो सलाहकारों में से एक होगा और आरोही छात्रों की एक टीम होगी, टैंक ने समझाया। काल ने आह भरी। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में इसके लायक से अधिक परेशानी वाला होने वाला है। क्या ये कम से कम वही समूह होगा? टैंक हंसा। वही समूह? आपका समूह मैदान में जितना समय बिताना पसंद करता है? बहुत कम संभावना है। पहली बार जब आप लाइन के सामने जाएंगे तो आप छात्रों के एक समूह को आघात पहुंचाएंगे और हमें आपके साथ भेजने के लिए नए लोगों को ढूंढना होगा। काल ने अपने हाथ को एक नकारात्मक लहर दी। आमतौर पर यह इतना बुरा नहीं होता है, और जब हमारे पास एक पूरा समूह होता है तो हम बिना किसी नाटक के ज़्यादातर चीज़ों को संभाल सकते हैं। FEWebnovel.com टैंक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सुना है कि आप एक खजाना शिकारी बनना चाहते हैं, इसलिए आपको अवसरवादी अभिजात वर्ग के यादृच्छिक समूहों के साथ काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वहाँ हैं। बस यही तो इंडस्ट्री है। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे अभिजात वर्ग हैं जो पैसे के लिए बेताब हैं। काल ने हंसते हुए कहा। मेरे पास पहले से ही इतना पैसा है कि मैं नहीं जानता कि उसका क्या करूं। जितना मैं खदानों में जीवन भर कमा सकता था उससे कहीं ज़्यादा। प्राचीन खंडहरों में वो सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनकी मेरे जानवरों को बढ़ने के लिए ज़रूरत है, और सिस्टम के अवशेष जो मुझे नई क्लास क्षमताएं हासिल करने में मदद करेंगे। आप देखिए, मुझे हमारे पिछले मिशन के बाद एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा शक्ति वाले लोगों को सबसे ज़्यादा बोलने का अधिकार है। केवल प्रभावशाली दूसरे अधिपति ही अधिपति को बता सकते हैं कि उसे क्या करना है। तो क्या होगा अगर मैं अपने जानवरों को उस स्तर से ऊपर ले जा सकूं? मेरे पास एक ऐसा कौशल है जो मेरे जानवरों को एक बार विकसित होने में मदद कर सकता है। अगर मैं इसका इस्तेमाल तब करता हूं जब वे अधिपति होते हैं, तो हमें उस बाधा से आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। टैंक प्रभावित हुआ। तो आपके पास एक बार बाधा को तोड़ने के लिए एक क्लास चीट कौशल है। मैं समझ सकता हूं कि आप इसे यथासंभव लंबे समय तक कैसे सहेजना चाहेंगे। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि आप इसका इस्तेमाल किए बिना अधिपति तक पहुंच सकते हैं? काल मुस्कुराया। बस राय को ये बताने की कोशिश करें कि वह इस क्षेत्र की सबसे घातक प्राणी नहीं है, और वह जल्द ही आपको गलत साबित कर देगी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे इसे इतनी दूर तक ले जाने का कोई रास्ता खोज लेंगे। राय और रेमी बिना किसी बाहरी मदद के कम से कम कमांडर तो बन ही सकते हैं, और हॉक ने पहले ही दिखा दिया है कि यह वर्ग उनकी सीमाओं से कहीं आगे जाने में उनकी मदद कर सकता है। राय को नहीं लगता कि रॉयल रैंक की बाधा उसके लिए कोई समस्या होगी, इसलिए इसका मतलब है कि यह उसे रॉयल रैंक की राजकुमारी से मोनाक रैंक की रानी तक ले जाएगा, जहां चीज़ें कठिन हो जाती हैं। हालांकि मैं इसमें मदद के लिए किसी अन्य टीममेट को लाने में सक्षम हो सकता हूं। इसके अलावा रेमी भी है। स्पिरिट्स न्याय का प्रत्याशित लगते हैं, लेकिन शक्तिशाली होते हैं। जानवरों में से एक जितना मजबूत होता है उतना ही अन्य जानवर भी मजबूत होते हैं, और मैं उनके साथ घसीटा जाता हूं। यह एक सहजीवी प्रणाली है। बर्स्कर ने सिर हिलाया। हालांकि यह आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि तुमने इस पर ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन तुम पहले की तरह नहीं सोच रहे हो। काल ने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगता है कि यह स्वाभाविक रूप से अनुभव के साथ बदल जाता है। टैंक ने अपने कंधों को सिकोड़ लिया, इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। अब जब यह उसके दिमाग में था तो काल को जल्द ही पता चल जाएगा कि उसकी सोच प्रभावित हो रही है। ये पहले से ही सभी के लिए स्पष्ट था, और वह शिकार का पीछा करने वाले शिकारी की तरह चल रहा था, उसी तीखी नज़र के साथ जैसे कि उसके आसपास की हर चीज़ एक संभावित लक्ष्य हो या एक संभावित नाश्ता। टैंक ने उसे केवल तभी अधिक मानवीय व्यवहार करते हुए देखा जब वह अपने दीर्घकालिक टीम के सदस्यों से घिरा हुआ था। काल ने शॉवर से बाहर आते ही डाना के सिर पर थपथपाया, और उसने उसे मुक्का मारने की इच्छा को रोका, क्योंकि वह अभी भी कवच पहने हुए था। लोड्स ने उसके गाल पर थपकी दी, जिससे काल का ध्यान आकर्षित हुआ। हमें नए लोगों से मिलना है। क्या तुम अब तैयार हो, या हमें भागकर पहले पेड़ों पर थोड़ा खेलना चाहिए? उसने पूछा। अभी पेड़ पर किला बनाने जाना जितना लुभावना लग रहा है, हमें पहले लोगों से मिलना चाहिए। एक मौका है कि दिग्गज आज रात वापस आ जाएंगे, और हम आखिरी सेकंड में चीज़ों को व्यवस्थित नहीं करना चाहते क्योंकि हमने देरी की। काल ने सुझाव दिया। टेसा ने सीटी बजाई, और एक इशारे से 4 युवा पुरुष जो सभी सीनियर वर्ष के लग रहे थे, अभी भी चांदी के आरोही बैच के साथ अपनी अकादमी की वर्दी पहने हुए थे, दौड़ते हुए आए।
सज्जनों, मैं आपको समूह के बाकी सदस्यों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास दाना, एक गोलेम जादूगर, ओफेलिया, एक भालू टोटेम बर्स्कर, लोट्स, एक प्रकृति पुजारी, और अंत में कमांडर काल, एक जानवर मास्टर हैं। सभी हमारी मिशन टीम के दूसरे भाग से मिलें। बिना बाल वाला मिक है, एक सेंट गोलेम जादूगर जो जाल में अच्छा है। छोटे काले बाल वाला अली है, एक रक्षात्मक योद्धा। गोरा जिमी है, जो एक रक्षात्मक योद्धा भी है, लेकिन ढाल के बजाय बचाव करने में माहिर है। फिर आखिरकार हमारे पास सीमस है, हमारा नया बार्ड। काल ने सीमस की ओर देखा, जिसके लंबे भूरे बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। उसके कंधे पर एक छोटा गिटार लटका हुआ था, या तो मैंडोलिन या ल्यूट, काल इस कोण से नहीं बता सकता था, और वह यहाँ होने से पूरी तरह से भयभीत लग रहा था। तुम्हारे युद्ध के शौकीन कैसे हैं, सीमस? काल ने पूछा। अच्छा, मेरा मतलब है, जब मैं खेलने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। इस सप्ताह तक मैं एक लोक संगीत बैंड के साथ दौरे पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं वास्तव में एक लड़ाकू नहीं हूँ, लेकिन मैं आवश्यक बाढ़ युद्ध मंत्रों का काफ़ी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता हूँ। प्रेरणा, हमले की गति और भाग्य को बढ़ाने के लिए साहस, अगर मेरे अलावा कोई और यहाँ होने से डरता है, और मंत्रमुग्ध करने वाला मंत्र, दुश्मन को विचलित करने के लिए। उनका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं युद्ध रेखा पर बेहतर हूँ, जहाँ मैं पृष्ठभूमि में प्रेरणा बजा सकता हूँ। मैं खंजर से भी शानदार हूँ, लेकिन मैं आपको अभी बता दूँ, अगर आप मुझे खंजर से किसी विशालकाय को मारने की कोशिश करेंगे तो मैं खुद को गीला कर सकता हूँ। काल ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक होगा। बस एक युद्ध भजन को सक्रिय रखना ही पर्याप्त होगा। मेरा मानना है कि आप सभी पहले टेसा से मिले थे और उसके पास युद्ध ड्रैगन का पक्ष है, इसलिए थोड़ा प्रेरणा प्रकार का युद्ध मंत्र हमारे आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मेरे पास एकमात्र अन्य प्रश्न है मिक, आपके पास सैंड गोलेम है न? क्या वे अपग्रेड किए गए हैं, और क्या एक या दो हैं? मिक ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास 6 छोटे हैं, गोब्लिन आकार के और फैलाने में आसान हैं। मुझे नहीं पता कि वे दिग्गजों के खिलाफ कितने उपयोगी होंगे, लेकिन वे घुटनों से नीचे तक आरोही रैंक क्षति पहुंचाएंगे। यह मज़ेदार हो सकता है। वे वास्तव में उतना ही उपयोगी हो सकते हैं जब वे पहाड़ी दिग्गजों को फंसाने, उलझाने और धीमा करने के लिए आपके जाल कौशल के साथ संयुक्त होते हैं, जितना कि वे नुकसान के लिए हैं। लेकिन ये कम मत समझिए कि घुटने के पीछे एक अच्छी तरह से रखा गया टुकड़ा एक प्रतिद्वंद्वी को कितना अपंग कर सकता है, और वे लक्ष्यों के बीच दौड़ने के लिए पर्याप्त छोटे हैं। काल ने उत्तर दिया। अध्याय 333 अंतिम सुदृढ़ीकरण। काल ने नए समूह की ताकत पर विचार किया और सोचा कि उन्हें अपना दूसरा कमांडर कौन मिलेगा। संभवतः मोर्गाना, क्योंकि वह बयूरो से उनकी सलाहकार थी और उसे पढ़ाने के लिए कक्षाएं नहीं थीं, लेकिन इस शिविर में ऐसा लग रहा था कि हेडमास्टर ही सब कुछ चला रहा था, और वह उसे एक छात्र के अलावा किसी और रूप में नहीं जानता था। काल ने सुझाव दिया कि युद्ध में साथ काम करने से पहले हम एक दूसरे को क्यों नहीं जानते। गंजा गोलेम जादूगर मिक हंसा। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम हमें जान गए हो। तुम्हारे हॉक द्वारा जागृत रैंक वर्ग को यातना देने के हफ्तों बाद तुम जादूगर कक्षाओं में एक किंवदंती बन गए हो। काल ने ठहाका लगाया। लेकिन हॉक मेरा एकमात्र जानवर नहीं है। वास्तव में वह अब 4 में से पहला है। साथ ही ये कौशल से ज़्यादा लोगों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। मैं इसे आपके तैनाती आदेशों में या कम से कम आपके कौशल सेट की मूल बातों में पा सकता हूं, इसलिए मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि हर कोई कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्या जिमी और अली ने पहले भी जायंट्स का सामना किया है? क्या सीमस वाकई खुद को गीला कर लेगा जब एक भाला उसके सिर के पास से गुजरेगा? आप जानते हैं, जीवन के छोटे छोटे विवरण ये निर्धारित करते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। सीमस ने आह भरी। आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन बार्ड क्लास आमतौर पर शिविर में मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं जब हमें युद्ध संबंधी ड्यूटी सौंपी जाती है। यह एक आइडल शो की तरह है। खैर, कभी कभी यह एक आइडल शो होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने किसे भेजा है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे एक लड़ाकू समूह में क्या करना चाहिए। यह मेरे प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है, लेकिन अकादमी कहती है कि हर आरोही वर्ग की लड़ाई में किसी न किसी तरह की उपयोगिता होती है, और मुझे अपने पर काम करना होगा। क्या इससे मदद मिलेगी अगर हम युद्ध में जाने से पहले प्रकृति पुजारी से आपको थोड़ा नशे में धुत करवा लें? निश्चित रूप से औषधीय, काल ने पूछा। उनकी टीम के अन्य लड़के हंस पड़े और सीमस भयभीत दिखे। उन्होंने सुझाव को अस्वीकार करने के लिए अपने हाथ को बेतहाशा हिलाया। नहीं, यह एक बुरा विचार है। ये निश्चित रूप से मेरे कौशल का उपयोग करने में मदद नहीं करेगा। मैं इतना तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्यों न हम मिक से शुरुआत करें? मेरी अपनी कमियां बाद में सामने आ सकती हैं, सीमस ने सुझाव दिया। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे पूछना चाहिए कि आप सभी ने कितना फील्ड वर्क किया है। मिक ने कंधे उचका दिए। 7 मिशन, जिनमें से 5 संसाधन जुटाने के थे। जिमी और अली लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि वे आमतौर पर मेरे साथ होते थे।
6 छोटे गोलेम होना आम ग्रेड के जंगली जानवरों या राक्षसों के खिलाफ और संसाधन जुटाने के लिए वास्तव में मददगार है। तो 7 सप्ताह, कम या ज्यादा, जिनमें से 2 राक्षसों का शिकार करने के लिए थे? काल ने पूछा। मिक ने कंधे उचका दिए। ये सही लगता है, लेकिन राक्षस शिकार मिशन प्रत्येक 1 सप्ताह से अधिक समय तक चले, क्योंकि हम ट्रैकर लाना भूल गए थे और उन्हें ढूंढना वास्तव में कठिन हो गया। यहाँ तक कि टेसा भी उस खबर पर थोड़ा चौंक गई। इसका मतलब था कि उन्होंने वास्तव में बहुत कम लड़ाई की थी। 2 योद्धाओं में से गहरे रंग के अली ने काल को उत्सुकता से देखा। इस साल आपने कितना युद्ध देखा है? आप अभी भी प्रथम वर्ष में हैं, है न? काल ने सिर हिलाया। मैं इस टीम के साथ फ्रॉस्ट जायंट सीमा पर लगभग 1 महीने के लिए उन्नत स्काउट के रूप में था, और फिर उससे पहले 1 और महीने के लिए राक्षसों की आमद को दबाने के लिए मैदान में था। फिर साल की शुरुआत में कुछ अकादमी मिशन। वास्तव में हम मूल रूप से युद्ध शुरू होने के बाद से ही युद्ध में हैं, क्योंकि हम फ्रॉस्ट जायंट लाइनों के पीछे फंस गए थे। सीमस की आंखें चमक उठीं। ओह, मैंने दूसरे दिन आपके बारे में एक बढ़िया गाना सुना। हॉक द जायंट स्लेयर, इस बारे में कि कैसे एक एलीट और उसके पक्षी ने ठंड का बदला लेने के लिए 1000 दिग्गजों को मार डाला। हॉक चौंक गया। उन्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि यह एक मजाक है। लड़कियां हंस रही थीं, जबकि सीमस अब उलझन में दिख रहा था। मुझे मत बताओ कि तुमने वास्तव में ऐसा किया। मैंने एक बार क्लास के छात्र से गाना सुना था जो फ्रॉस्ट जायंट फ्रंट लाइन से वापस आया था। अगर तुम पूरा गाना सुनना चाहते हो तो वह यहीं कहीं है। सीमस ने सुझाव दिया। वह रेडियो पर काम कर रहा होगा या डिस्पैच ऑफिस में। हॉका इस एलिमेंट से घृणा करता है। उसे इससे बहुत नफरत है। और वह हमारा स्काउट है, इसलिए वह हमेशा हवा में रहता है जहां लोग उसे देख सकते हैं। काल ने समझाया। टेसा ने चौंके हुए बार्ड के कंधे पर थपथपाया। कल की लड़ाई के दौरान तुम कहाँ थे? उसने पूछा। ठीक किनारे पर। मैं वास्तव में लंबे समय तक लड़ाई में नहीं था और मैं पीछे था। सीमस ने कंधे उचकाए। आह, ये समझ में आता है। मैं सोच रहा था कि क्या आपने काल को टैंक से मिलने के लिए बीच में जाते देखा था जहां हमले का नेता था। उसने बसों की सुरक्षा के लिए हम सभी को छोड़ दिया और ओफेलिया और कमांडर रैंक के योद्धा के साथ आगे भाग गया। सीमस ने बस कंधे उचकाए। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन मिक उत्साहित दिख रहा था। बॉब मैकेंजी, वह बॉब मैकेंजी के साथ आया था। जादूगर ने घोषणा की। तुम बॉब को जानते हो? काल ने पूछा। नहीं, लेकिन उसकी बहनें बहुत हॉट हैं। मुझे उन पर हमेशा से क्रश रहा है, जब से उन्हें पहली बार राजधानी में मेरे अपार्टमेंट के सामने गार्ड की ड्यूटी मिली थी। लोट्स ने हंसते हुए कहा। ओह, वह बुरी तरह से गिर गया है। टेसा ने शर्मिंदा जादूगर को देखकर मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि यह बुरी तरह से गिरना भी इसे कवर करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम अच्छा करते हैं तो मुझे यकीन है कि उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलेगा। आखिरकार उनके दोनों भाई यहाँ हैं, इसलिए जब हम वापस लौटेंगे तो वे उनसे मिलने आएंगे। फिर लोट सीधे मिक के पास गया और मंच पर उसके कान में फुसफुसाया, इतनी जोर से कि बाकी सभी सुन सकें। मेरा सुझाव है कि आप कमांडर रैंक के योद्धा को यह न बताएं कि आप उसकी बहनों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मिक इस विचार से भयभीत दिखे और काल ने उन्हें मेस हॉल में एक सीट पर ले जाने का अवसर लिया। तो आप सभी मौज मस्ती के लिए क्या करते हैं? क्या कोई शौक है, प्यारे सुरक्षा गार्डों पर नजर रखने के अलावा? काल ने पूछा। सीमस ने अपनी जेब से कार्डों का एक ढेर निकाला। मुझे पॉकेट माना खेलना अच्छा लगता है। मिक ने कंधे उचका दिए। मुझे बस पढ़ना अच्छा लगता है। काल ने जिमी और अली की ओर रुख किया, जो समूह के शांत सदस्य थे। अली ने भौहें सिकोड़ी। मैं फुटबॉल खेलता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकादमी में कोई टीम है। ये हमेशा मेरे लिए एक चीज़ थी। पूरे दिन मैं फुटबॉल खेलने का सपना देखता था, लेकिन स्पष्ट कारणों से प्रो टीमों में एलीट की अनुमति नहीं है। जिमी ने अपने पैक में हाथ डाला और एक बत्तख की छोटी लकड़ी की मूर्ति निकाली। ये केवल 3/4 ही बनी थी और अभी भी पीछे के आधे हिस्से पर विवरण की आवश्यकता थी, लेकिन सामने का हिस्सा बहुत अच्छा बना हुआ था। रैमी काल की बाँह के चारों ओर लपेटने और छोटी मूर्ति की जांच करने के लिए अपनी जगह से बाहर आए। यह अच्छा है। मुझे बेहतर टोटेम बनाने के लिए इतना अच्छा होना चाहिए। उसने उत्साह के साथ काल को सूचित किया। रैमी को आपकी कारीगरी पसंद है और कहती है कि आप बहुत कुशल हैं। वह मिट्टी और बुनियादी पानी के नियंत्रण से टोटेम मूर्तियां बनाती है और वह उन्हें आपकी बतख की तरह ही विस्तृत बनाने के लिए उत्सुक है। काल ने समझाया। वह रैमी है। वह प्यारी है। जिमी ने जवाब दिया, जहरीले स्पिरिट स्नैक को देखकर मुस्कुराते हुए, जैसे कि वह एक सामान्य पालतू जानवर हो। क्या आपके घर में सरीसृप थे? लोट्स ने पूछा। और मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता, लेकिन हमारे यार्ड में हमेशा जंगली मकई के सांप होते थे जो धरती के चूहों की देखभाल करते थे।
वे वैसे नहीं है जिन्हें आप दोस्ताना कहेंगे, लेकिन वे कीटों को नियंत्रण में रखते हैं और यही बात उन्हें नापसंद करना मुश्किल बनाती है। रैमी की तुलना में उनका पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी तरह वह दोस्ताना दिखती है। जिमी ने अपने उलझे हुए सुनहरे बालों में हाथ फेरते हुए समझाया, जो हेलमेट न पहनने पर उसकी आंखों पर गिरते रहते थे। अली ने अपनी ठुड्डी काल की ओर झुकाए। जब आप फ्रॉस्ट जायंट्स के खिलाफ अपने प्रतिशोध के बारे में बाज़ को गाने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, तो आप मौज मस्ती के लिए क्या करते हैं? काल ने कंधे उचका दिए। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास बहुत सारे शौक नहीं हैं। मैं लिथियम माइंस में पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं हमेशा या तो स्कूल या काम पर जाता था। अकादमी में आने से पहले मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। मैं स्कूल के साल में सबसे छोटा था, हमेशा बाकी सभी से छोटा। ओफेलिया ने खुशी से नाक से कुड़ी। अब हम सभी जानते हैं कि वह इतना हिंसक क्यों है। एक छोटे आदमी का दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आया, भले ही वह बड़ा हो गया हो। मुझे याद आ रहा है कि तुम ही थी जिसने अस्पताल के आधे कर्मचारियों को दहाड़कर डरा दिया था। काल ने उसे याद दिलाया। तुमने मकड़ी को मुझे गुदगुदाने पर मजबूर कर दिया, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में उर्सिन की तरह गुर्राहट थी। मिक उनकी बातचीत पर धीरे से हंसा। अब मैं समझ गया, काल का शगल वास्तव में शरारतें करना और लोगों को गुस्सा दिलाना है। अध्याय 334 कर्नल विल्क्स। कुछ और मिनटों के बाद समूह टूट गया और एक शिक्षक हाथ में एक नोट लेकर आया। आप चर्च से आए नए लोगों के साथ हैं, है न? कमांडर काल और उनकी टीम, वृद्ध जादूगर ने पूछा। ठीक है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? काल ने उत्तर दिया। हमारे पास आपके लिए एक अपडेट है। आपकी टीम के लिए दूसरा कमांडर चुना गया है और पुरुष छात्रावास के टेंट में आपके लिए एक बंक तैयार किया गया है। उन्होंने समझाया। freebinonewl.com। क्या शिविर के बाहर अपना खुद का टेंट लगाना स्वीकार्य है? मैं इस तरह से बेहतर सोता हूं और मैं मिशन के आदेश सुनने के लिए पर्याप्त पास रहूंगा। काल ने पूछा। ये ठीक है, यदि आप एक अलग टेंट पसंद करते हैं तो वे लाइन के पीछे स्थापित किए जाते हैं। आप एक स्थान चुन सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। लेकिन कमांडर जिसे आपकी मिशन टीम के दूसरे भाग को सौंपा गया है, वह अभी आया है और वह कुछ परेशान लग रहा है, इसलिए शायद आप उसका मन शांत करने में मदद कर सकते हैं। बेशक, वह कहाँ हो सकता है? काल ने उत्तर दिया। शिक्षक ने काल को अपने पीछे आने का इशारा किया और वे शिविर से होते हुए बस पार्किंग क्षेत्र में चले गए, जहां 20 के दशक के मध्य में एक परिचित दिखने वाला जादूगर धूम्रपान कर रहा था। उसने कर्नल के पक्षी के आकार के बैज के साथ एक अधिकारी की वर्दी पहनी थी, लेकिन काल को वैलेरी के अलावा अपने समय में बहुत से कर्नलों से मिलना याद नहीं था। वे उन रैंकों में से एक थे जो या तो किसी कार्यालय में फंस जाते थे या सैनिकों के एक बहुत बड़े समूह का नेतृत्व करते थे, इसलिए वे काल के आसपास कहीं नहीं बल्कि एक बैकलाइन कमांड स्टेशन में होते। उसने ऊपर देखा और उन्हें एक उदास मुस्कान दी जो काल को अजीब लगी। उसे याद नहीं था कि इस आदमी के पास माफ़ी मांगने के लिए कुछ भी था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह कौन था। वह उस मीटिंग का मूक जनरल था जिसने उन्हें रॉयल रैंक फ्रॉस्ट जायंट से मुकाबला करने के लिए भेजा था। अगर काल को सही याद है तो वह आदमी एक काफ़ी निपुण जादूगर था, जो जिमी और अली को प्राथमिक रक्षात्मक कर्तव्यों से दूर रखने के लिए टीम में उपयोगी होगा। शिक्षक ने उनका परिचय कराया। कमांडर काल, मैं कर्नल विल्क्स हूँ। कर्नल विल्क्स, मैं कमांडर काल और उनकी टीम हूँ। आपके साथ काम करने वाले 4 आरोही सदस्य जल्द ही यहाँ आएंगे। आपकी टीमें अगले कुछ मिशनों के लिए एक साथ काम करेंगी। काल ने आगे बढ़कर उस आदमी से हाथ मिलाया। ऐसा लगता है कि हमें कुछ काम पूरा करना है, जनरल। विल्क्स ने सिर हिलाया और अपनी सिगरेट का कश लिया, जिसकी गंध से काल चौंक गया, जो डब की सिगरेट को तंबाकू न होने की आदत डाल चुका था। हाँ, क्या कोई निजी जगह है? बस पार्किंग के पीछे यहाँ सबसे अच्छी जगह है। मुझे डर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं संक्षिप्त संस्करण ले लूँगा, काल ने सुझाव दिया। वे भीड़ के आखिरी हिस्से से दूर चले गए और कर्नल विल्क्स ने खाद्य आपूर्ति के एक टोकरे पर बैठ गए। मैं कहाँ से शुरू करूँ? जाहिर सी बात है, मुझे लगता है मुझे मेरी कमान से मुक्त कर दिया गया है और कर्नल के पद पर पदावनत कर दिया गया है, फिर मुझे अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया गया है। यही बात योद्धा जनरल जोरमनसन के लिए भी सच है। जनरल ऑरलैंड गिरफ्तार है, लेकिन वे उसे पदावनत नहीं करेंगे, बस उसे मुकदमे तक हिरासत में रखेंगे। कर्नल ने शुरू किया। freeweb@theoval.com। रुको, पीछे हटो। उन्होंने हमें एक मूर्खतापूर्ण मिशन पर भेजने के लिए जनरल ऑरलैंड को गिरफ्तार किया। काल ने पूछा। नहीं, जनरल मिल्टन ने जनरल ऑरलैंड के अपमान के बारे में गुस्सा दिखाया जब उन्होंने आप दोनों को द्वंद्वयुद्ध के लिए बाहर जाने के लिए कहा और जनरल ऑरलैंड ने गलती से उसे मार दिया। यह इतनी तेजी से हुआ, मिल्टन ने अपना ब्लेड निकाला और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, वह मर चुका था। मुझे नहीं लगता कि ऑरलैंड को भी एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा था। यह सिर्फ एक रिफ्लेक्स था। काल ने अपना सिर हिलाया। क्या गड़बड़ है? कर्नल विल्क्स ने अपनी पिछली सिगरेट के स्टब का इस्तेमाल दूसरी सिगरेट जलाने के लिए किया।
मुझे इसके बारे में बताओ। शिविर में केवल एक ही उच्च पुजारी बचा था और वह पुनरुत्थान नहीं कर सकता था। फिर हम में से बाकी लोगों ने पवित्र जांच की कोमल प्रेमपूर्ण देखभाल में एक पूरा सप्ताह बिताया, जो यह नहीं मानते थे कि हमने रैंकिंग एलीट को मारने की साजिश नहीं की थी, और अब मैं यहाँ हूँ। ठीक है, हिल जायंट सीमा पर आपका स्वागत है। मुझे लगता है मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह की शिकायत नहीं रखता। यह एक गड़बड़ थी, लेकिन अस्पताल के परामर्शदाता ने मुझे बताया कि मुझे उन चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना सीखना होगा, क्योंकि यह मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है। हम सभी मानते हैं कि यह एक गड़बड़ स्थिति थी, लेकिन मैं पहले ही ओवरलॉर्ड ड्रेक से मिल चुका हूं, और उन्होंने मुझे सूचित किया कि आप दूसरे समूह के बारे में नहीं जानते थे जिन्हें भेजा गया था, और जब आपने हमें भेजा था तो वे गायब हो गए थे। इसलिए ये खराब खुफिया जानकारी है, और ये तथ्य कि रॉयल रैंक फ्रॉस्ट जायंट का स्थान 40 किलोमीटर से अधिक दूर था थोड़ा और अधिक समझ में आता है। कर्नल विल्क्स चौंक गए। लड़ाई गुफा में नहीं थी। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने हम पर घात लगाया जहां उन्होंने दूसरे समूह को मारा। उन्होंने शवों को चारा के रूप में इस्तेमाल किया और चट्टानों और बर्फ के नीचे एक घात दल को दफना दिया ताकि हम उन पर ठोकर खा सकें। फ्रॉस्ट जायंट्स होने के कारण थर्मल विजन भी उन्हें बर्फ के नीचे नहीं देख पाया। हमने हॉक का उपयोग करके स्काउटिंग के लिए पहले ही गुफा का पता लगा लिया था, लेकिन हम रात भर आराम करने वाले थे और सुबह उस पर हमला करने वाले थे। उनकी बातचीत मिक और दूसरी टीम के अन्य लोगों के आने से बाधित हुई, इसलिए काल ने कर्नल विल्क्स से हाथ मिलाया और पेड़ों की ओर इशारा किया। अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं कैंप के ठीक बाहर एक मकड़ी के रेशम के किले में रहूंगा, लेकिन मैं आपको नाश्ते पर मिलूंगा। समझ गया कमांडर, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। काल ने अपने समूह को दूर ले गया ताकि कर्नल अपनी नई टीम से परिचित हो सके। अतिरिक्त जादूगर टीम के लिए एक अच्छा प्रतिरूप होगा, लेकिन काल को एहसास हुआ कि वह नहीं जानता कि कर्नल की विशेषता क्या है। वह पूछना भूल गया था। काल अपनी टीम को कैंप से बाहर ले गया। रास्ते में गार्डों से कई अजीब नज़रें मिलीं। वे एक मिशन के लिए गलत रास्ते पर जा रहे थे और उस जगह से गुजरे जहां एक समाशोधन में टेंट लगाए गए थे। पेड़ों की जड़ों ने उबड़ खाबड़ बिस्तर बना दिए थे, इसलिए कोई भी जंगल के इतने करीब नहीं गया। फिर काल टीम को जंगल में ले गया, एक बड़े पेड़ की ओर बढ़ा जहां राय अपना किला बना सकती थी, लेकिन इतनी दूर नहीं कि वे कैंप को न देख सकें। वह हिस्सा महत्वपूर्ण था ताकि वे देख सकें कि उनकी ओर कौन आ रहा है, और लाइन पर किसी भी बड़ी हलचल पर प्रतिक्रिया कर सके जो हमले का संकेत दे। यह एक अच्छा है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, राय ने घोषणा की जैसे ही वह अपनी जगह से बाहर निकली और अपना काम शुरू करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने आज 5 अलग अलग पेड़ों को जोड़ा, अपने किले के साथ पूरी ताकत लगाई, जबकि जमीन पर हर कोई सोच रहा था कि राय को लगता है कि हिल जायंट लाइनों पर उनके होम बेस के लिए उन्हें किस तरह की हवेली की ज़रूरत है। ये पर्याप्त था कि पेड़ के रंग से मेल खाने के लिए रेशम को मिश्रित करने के बावजूद यह अभी भी शिक्षकों को ले आया, जो आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा था। काल ने उन्हें हाथ हिलाया और कुछ समझ गए, लेकिन वे और भी अधिक उत्सुक थे क्योंकि वे समझ गए थे कि क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे पहले कभी कार्रवाई में नहीं देखा था। कमांडर रैंक स्पाइडर सिल्क कौशल संवर्धित तीरों को भी रोक सकता है यदि इसे परतदार बनाया जाए, और उन्होंने इतना बड़ा किला बनाया था कि उन्हें यहाँ कुछ समय बिताने की योजना बनानी पड़ी। लाइन के हिलने की संभावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने 5 लोगों की टीम के लिए 50 लोगों के छात्रावास के टैंक से बड़ा किला बनाया था। यह एक उत्कृष्ट कृति है। वे इसे पसंद करने जा रहे हैं और मैंने इसे थोड़ा सा सजाया भी है, राय ने घोषणा की जब वह समाप्त हो गई। इससे काल की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने शिक्षकों से बात करते हुए टीम को ऊपर जाने का इशारा किया। राय को अपने किलों के लिए हर जगह नए डिज़ाइन आजमाने में खुशी होती है। वह कहती है कि यह एक उत्कृष्ट कृति है और यह किसी और के काम में बाधा नहीं डाल रही है, इसलिए मुझे उसे रोकने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। काल ने समूह को समझाया जो ये देखने आए थे कि वे क्या कर रहे थे। क्या हम अंदर जा सकते हैं, या यह उसके लिए एक निजी बात है? योद्धा प्रशिक्षकों में से एक ने पूछा। ये ठीक होना चाहिए, उसे अच्छा लगता है जब लोग उसकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हैं। काल सहमत हो गया। शिक्षक आगे चले गए और काल हंसा जब उसने उन्हें यह पता लगाने की आवाज़ और हंसी सुनी कि राय का उत्कृष्ट कृति से क्या मतलब था। वह सीढ़ी पर चढ़ गया और चारों ओर देखा जो उनके नए बैठने के कमरे जैसा लग रहा था, क्योंकि राय ने झूलने के लिए आधा दर्जन लटकती कुर्सियां बनाई थीं, और पाया कि उसने पेड़ को मृत फ्रॉस्ट जायंट से चुराए गए रत्नों और हड्डियों के टुकड़ों के हार से सजाया था। इसमें बहुत ही शैमनिस्टिक वाइब था और जादुई रत्न पेड़ की शाखाओं के नीचे गोधूली में चमक रहे थे। इससे रसोई क्षेत्र में पहुंचा गया, जहां लोड्स पहले से ही प्लांट ग्रोथ के साथ काउंटर स्पेस बनाने में कड़ी मेहनत कर रहा था, और फिर झूलों के बीच पर्दे के साथ खुले बेडरूम और एक और बड़ा खुला कमरा जिसे काल ने मेहमानों के लिए माना था। यह एक पूरा घर है। पेड़ों में क्या बनाया गया? 5 मिनट में, शिक्षकों में से एक ने पूछा। सभी नए बिस्तर और झूलती कुर्सियों के साथ। वे नए हैं, हमारे पास पिछली बार वे नहीं थे, लोड्स ने कहा।
क्या आप इस तरह से अग्रिम पंक्ति में रहते हैं? योद्धा प्रशिक्षक ने पूछा। यह अब है। अध्याय 335 ईर्ष्या किला। काल ने अन्य छात्रों द्वारा उसके किले पर की जा रही ईर्ष्या भरी निगाहों को नहीं देखा। जब वह अन्य छात्रों के साथ दिन के लिए नीचे आया था या अंदर जोड़े गए फीचरों के बारे में गपशप की, जो रेशम के किले के वास्तविक इंटीरियर से कहीं अधिक भव्य लग रहा था। ये महल की तुलना में अधिक निलंबित तंबू था जिसे उन्होंने बनाया था, लेकिन अकादमी में उनके कमरों की तुलना में 50 छात्रों के साथ कैनवास टेंट एक लग्जरी होटल नहीं थे। किला बहुत कम भीड़भाड़ वाला था और वास्तव में सुबह तैयार होने पर उनके पास फैलने के लिए जगह थी। टेंट इतने भरे हुए थे कि आपको या तो बारी बारी से काम करना पड़ता था, या यदि आपके पास बॉन्डेड सेट था तो बिस्तर पर लेटे हुए अपने कवच को सुसज्जित करना पड़ता था। कई अन्य लोगों के पास बॉन्डेड कवच सेट नहीं था, क्योंकि यह औसत छात्र के लिए निषेधात्मक रूप से महंगा था और इसके बजाय वे जो संसाधन खरीद सकते थे उसके लायक नहीं थे। उनकी विकास दर आमतौर पर सभी गोल्डन डिवाइन अकादमी के छात्रों के लिए प्राथमिकता थी। काल इस नियम का अपवाद मात्र था और अन्य लोगों ने जो बताया उसके अनुसार उसका समूह या तो लाभों का आनंद ले रहा था या फिर उन्हें हाल के दिनों में महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुए थे। क्या आपको लगता है कि वे कल वापस आएंगे? छात्रों में से एक ने पूछा, जब काल और अन्य लोग अपनी ट्रे के साथ उसके बगल की मेज पर बैठे थे। मुझे लगता है वे अभी भी इतने करीब हैं कि तोपखाने उन पर गोलीबारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अक्सर वापस आना चाहिए। उसकी मेज पर बैठे दूसरे छात्र ने उत्तर दिया। ओह, हम इस शिक्षक से पूछ सकते हैं। कमांडर, क्या आपको लगता है कि हिल जायंट्स कल फिर से हमला करेंगे? लड़के ने पूछा। काल को यह समझने में एक पल लगा कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह कवच में था, इसलिए उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वह एक छात्र था। काल ने मुस्कुराते हुए पलटकर देखा। ठीक है, आपने रैंक सही बताई है, लेकिन मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि संभावना है कि वे हर दिन कम से कम एक छोटा हमला करेंगे, भले ही यह हमारी लाइनों का परीक्षण करने के लिए ही क्यों न हो। जायंट्स अपेक्षाकृत समझदार हैं, इतने समझदार कि वे जानते हैं कि अगर हम ढीले पड़ने लगे तो हम रक्षा में कमज़ोर जगह छोड़ देंगे जिसका उपयोग वे हम तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। तो आज जैसा कुछ हर दिन होगा? लड़के ने पूछा। मुझे लगता है कि आप यहाँ बहुत हाल ही में आए हैं। यह एक छोटा हमला था। ये केवल 10 या 15 मिनट तक चला और दुश्मन अपनी अधिकांश ताकत के साथ पीछे हट गए। ये केवल ये देखने के लिए एक जांच है कि हम अपनी रक्षा के साथ कैसा कर रहे हैं। मैंने उन्हें असंतुलित करने के लिए लाइनों में आगे बढ़कर हमला किया, ताकि उन्हें न लगे कि हम बहुत पूर्वानुमानित हैं, और उन्हें पीछे हटाने के लिए बस इतना ही करना था। काल ने समझाया। टेसा ने उस पर उंगली हिलाई। लोगों से झूठ बोलना अच्छा नहीं है। आपने लाइनों में हमला किया क्योंकि आपको लगा कि यह मज़ेदार होगा। शायद थोड़ा सा, क्योंकि यह मज़ेदार था। काल ने सहमति जताई। उनके आसपास बैठे अन्य छात्र हंसे और उनमें से कुछ ने चर्चा की कि उन्होंने क्या देखा था जब काल और योद्धा लाइन में घुसे थे। ये चर्चा में और भी अधिक छात्रों को आकर्षित कर रहा था, जो हमले के दौरान काल की लाइन के किनारे थे और रैमी द्वारा दृश्यता कम करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बर्फीला तूफान हमले के माध्यम से कुछ देखने में कामयाब रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, यह ऐसा था जैसे पूरी सेना दिग्गजों पर टूट पड़ी हो यार। वे हमले के बीच से ही आगे बढ़े, सब कुछ काटते हुए, जैसे कि वहाँ कमांडर रैंक के दिग्गज थे। उनमें से एक अपनी टीम से कह रहा था, यहाँ आधी अकादमी है, 3 और क्या अंतर ला सकते हैं? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। हाँ, मैंने यही सोचा था। और फिर अचानक एक 3 मीटर लंबा वेबियर और विशालकाय मकड़ियों का झुंड दिखाई दिया, और वह मूसल हिल जायंट्स को ऐसे इधर उधर फेंक रहा था जैसे वे गुड़िया हों। मैं आपको बताता हूँ, कमांडर असेंडेड की तुलना में शक्ति की एक बड़ी रेंज को कवर करता है। दूसरों में से एक ने जोर दिया। ये वास्तव में सच था। कमांडर रैंक असेंडेड की तुलना में शक्ति की बहुत व्यापक रेंज के लिए गया था, क्योंकि अर्चन केवल एक संख्या नहीं थी बल्कि एक गुणात्मक परिवर्तन था। इससे पहले रेखाएं कुछ अस्पष्ट थीं, लेकिन कमांडर से रॉयल एक बहुत ही अलग कट ऑफ था, और एक बार जब आप अर्चन से आगे निकल जाते थे तो आप शक्ति में एक बड़ा कदम उठाते थे, जिससे रॉयल और कमांडर के बीच एक अंतर रह जाता था जिसे जादुई उपकरणों या किसी तरह के धोखे की सहायता के बिना पाटना आसान नहीं था। काल ने ठहाका लगाया। मेरे पास क्लास स्किल्स हैं जो आकार, ताकत और गति को लगभग आधे से बढ़ा देते हैं, जिसमें बोनस भी शामिल है जो स्किल डैमेज को दोगुना कर देगा और मुख्य हमले की तुलना में एक अलग तरह का सेकेंडरी डैमेज जोड़ देगा। दूसरे कमांडर रैंक एलिट्स की तुलना में भी मैं बहुत ज़्यादा डैमेज करता हूँ। क्या तुम वर्ल्ड ड्रैगन के चचेरे भाई की तरह हो या कुछ और? जब तुम्हारे पास पहले से ही 3 कमांडर रैंक मॉन्स्टर हैं तो ये किस तरह का अनुचित लाभ है? रुको, क्या यह उन सभी पर भी लागू होता है? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। fewebnovel.com। काल ने ठहाका लगाया। यह मुख्य रूप से उनके लिए है। ये तथ्य कि मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ बस एक छोटा सा बोनस है। ओफेलिया हंसी।
वह ऐसा कहता है, लेकिन वह कमांडर रैंक चेन लाइटनिंग के साथ तीर चलाता है जब तक कि उसकी भुजाएं थक न जाएं। बच्चों में से एक ने काल की ओर इशारा किया। मैंने वह देखा। बर्फ में मैंने चेन लाइटनिंग देखी। वह वास्तव में रेमी था, अधिकांश भाग के लिए, लेकिन काल ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया कि यह उससे संबंधित था। शिक्षकों में से एक ने काल को उत्सुकता से देखा। आपने जो शक्ति अर्जित की है, क्या आपके पास हिल जायंट्स को नियंत्रण में रखने के लिए कोई वैकल्पिक विचार है? हम उन्हें एक नई कला प्रदर्शनी का हिस्सा बना सकते हैं, राय ने मददगार सुझाव दिया। काल केवल कल्पना कर सकता था कि अगर छात्र वह देखते जो राय ने कला स्थापना कहा था, तो वे कितने भयभीत होंगे। लेकिन यह संभवतः हिल जायंट्स को उनके पास आने से रोक देगा। मैं कुछ तरीकों के बारे में सोच सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे दीर्घकालिक निवारक के रूप में कितने व्यवहार्य होंगे। हम हिल जायंट्स को सीमा से पीछे हटने के लिए आतंकित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः वे और भी बड़ी संख्या में वापस आ सकते हैं और यह एक वास्तविक गड़बड़ होगी। हम उनकी संख्या को कम करने का भी प्रयास कर सकते हैं, और मैंने फ्रॉस्ट जायंट फ्रंट से संख्या देखी जहां वे लड़ने के लिए और अधिक जायंट क्लोन बुला रहे थे। यदि हिल जायंट्स जादू से खुद को क्लोन नहीं कर रहे हैं, तो वे शायद युद्ध नहीं जीत पाएंगे। काल ने सुझाव दिया। युद्ध की समाप्ति? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनमें से ज्यादा लोगों को मार सकते हैं जितना वे हमें मारते हैं? काल के बगल वाली मेज पर बैठे लड़के ने पूछा। ये सही है, ये सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर हम 50 से 1 को भी खत्म कर सकते हैं, तो हमें उनकी आबादी को इस हद तक कुचलने में सक्षम होना चाहिए कि वे हमला ही न कर सकें। दूसरे छात्रों ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अभी तक सुनी सबसे बेवकूफ़ी भरी बात कही हो, और काल को अपने विचार का बचाव करने की ज़रूरत महसूस हुई। हम सिर्फ 1 महीने के लिए फ्रॉस्ट जायंट की सीमा पर थे, और मेरी टीम ने 1000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। 3 महीने भी दिए जाने पर मुझे नहीं लगता कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसने समझाया। शिक्षक ने आह भरी। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो यह बहुत उचित लगता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए यह असंभव है। जब तक आप अकेले ही पूरे शहर को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, तब तक ये गणित हम में से उन लोगों के लिए काम नहीं करता है जो कम अतिरंजित शक्ति स्तरों पर हैं। कमरे के दूर के हिस्से से मोर्गाना ने हंसते हुए कहा, इस मोर्चे पर तुम्हें इतना खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें कक्षाएं लेनी हैं, लाइन के साथ रोटेशन करना है, और भविष्य में आराम के दिन भी। विच डॉक्टर ने उसे सूचित किया, लेकिन उसके पूरे समूह को शामिल करने के इरादे से। लाइन पर रोटेशन? गंभीरता से काल ने पूछा। अधिकांश रक्षात्मक रणनीति पाइक वॉल नहीं है, ये सिर्फ चार्ज को धीमा करने के लिए है। तुम जल्दी ही एक बड़े समूह में लड़ने के आदी हो जाओगे। इसके अलावा तुम कर्नल विल्क्स के साथ हो, और वह फायर एलिमेंटल्स को बुलाता है। मुझे लगता है कि कुछ लड़ाइयों के बाद वह और हॉक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मोर्गाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। freewebandwell.com। फायर एलिमेंटल्स? मैग्मा एलिमेंटल्स की तरह, लेकिन सभी फायर। ये बढ़िया लगता है, हॉक ने सहमति जताई। ठीक है, हम अभी तक पूरी तरह से जंगली नहीं हैं। हम दूसरों के साथ अच्छा खेल सकते हैं। काल अनिच्छा से मोर्गाना की मांग भरी निगाहों के सामने झुक गया। मैं इसे तब मानूंगा जब मैं इसे देखूंगा। मत भूलना, मैं तुम्हारी प्रकृति पुजारिन से मिल चुका हूं। लोट्स हंसा और हाथ हिलाया, ये जानते हुए कि मोर्गाना उसे ओफेलिया के पीछे बैठे नहीं देख सकती। ओह, वह वहाँ है। शुभ संध्या लोट्स। अध्याय 336 सुबह की युद्ध अभ्यास। जैसे कि उसके बारे में बात करने से वह आदमी बुला लिया गया हो, कर्नल विल्क्स अपनी टीम के साथ अंदर आया, और काल की टीम को एक दोस्ताना लहर दी, क्योंकि वे अपनी प्लेटें भरकर बैठ गए थे। लेकिन जैसे ही वे बैठे, हमले का अलार्म बज गया, और सभी अपनी सीटों से उठने लगे। लाइन पर हमारा स्थान कहाँ है? काल ने मोर्गाना से पूछा, क्योंकि वे बाहर जाने के लिए तैयार थे। दाहिने किनारे पर, आखिरी वाला, जहां से तुम कल दाखिल हुए थे। काल ने सिर हिलाया, फिर दूसरे समूह की ओर मुड़ा, जो जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्वीकार्य प्रतिक्रिया समय 3 मिनट है। अपने मुंह में जल्दी से खाना डालें और फिर दौड़कर आगे बढ़ें। आपके पास समय है, और आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उन्होंने निर्देश दिया, फिर अपनी टीम को दरवाजे से बाहर ले गए। अपने बैकपैक के बिना युद्ध में जाना अजीब था, जो कि किले में सभी के साथ सुरक्षित रूप से रखा हुआ था। लेकिन इससे उनकी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया, और दोनों पादरी थोर पर चढ़ गए, जबकि रे ने दाना को अपनी पीठ पर बांध लिया और हॉक आसमान में उड़ गया। मोर्गाना उनके साथ साथ दौड़ रही थी, उनके साथ चलने की पूरी कोशिश कर रही थी, और लगभग सफल भी हो रही थी। वह योद्धा वर्ग की नहीं थी, लेकिन उसने अपने शरीर पर जो टैटू गुदवाए थे, वे कोई मजाक नहीं थे। वे लाइन के अंत में अंतिम कुछ भालों के पीछे चले गए और हिल जायंट्स के नजर आने का इंतजार करने लगे। रैमी आमतौर पर लड़ाई के लिए कहाँ रहती है? मोर्गाना ने पूछा। या तो उसके स्थान पर या मेरी जेब में। क्या तुम उसे थोड़ी देर के लिए थामे रखना चाहोगे? काल ने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों मोर्गाना की कठपुतलियों और रैमी के कुलदेवताओं के साथ अच्छे दोस्त हो सकते हैं।
मोर्गाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेमी ने अपनी बांह को ऊपर उठाकर उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपना चेहरा मोर्गाना के ठीक बगल में रख दिया ताकि वे एक ही चीज़ को देख रहे हों। लोट्स ने हंसते हुए कहा कि सांप ने विच डॉक्टर के गाल पर अपना मुंह रगड़ा और थोर की रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बाधा ने उसे भी घेर लिया। अच्छा, ऐसा लगता है कि अब तुम भी हम में से एक हो। बाधा केवल उन लोगों पर काम करती है जिन्हें थोर दोस्त मानता है, काल ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, जबकि मोर्गाना ने लाइटनिंग सेरो को एक शर्मीली मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि व्यावसायिकता की आभा गायब हो गई है और यह स्पष्ट हो गया है कि मोर्गाना लोट्स या टेसा से बड़ी नहीं है, जिन्होंने पिछले साल अपनी अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। दूसरी टीम बहुत पीछे नहीं थी, हालांकि वे एक जादूगर की गति से दौड़ रहे थे, इसलिए वे एक साथ रहे और वे अपने साथ अंडे से बने टोस्ट ले जा रहे थे, रास्ते में खा रहे थे। संभावना है कि जब सभी लोग मेस हॉल से बाहर निकले तो वे रुकने में बहुत शर्मिंदा हुए होंगे, लेकिन अगर लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली तो उनके लौटने पर उनका भोजन अभी भी वहीं होगा। ऐसा नहीं था कि अकादमी ने लड़ाई के दौरान गंदगी साफ करने के लिए किसी को रखा था। कैंप में सभी लोग जागृत रैंक या उच्चतर एलीट थे, जिसमें कर्मचारी भी शामिल थे, और जागृत रैंक के कई छात्रों को उनकी अपनी सुरक्षा के लिए अकादमी में कॉमन रैंक के छात्रों के साथ छोड़ दिया गया था। कितने प्रतिशत काल नहीं बता सकता था, लेकिन सीमा पर उनमें से बहुत से लोग नहीं थे। शिविर में लगभग सभी आरोही या उच्चतर थे। कर्नल विल्क्स के नेतृत्व वाला समूह काल के समूह और बाकी लाइन के बीच में आ गया, जो अधिक अनुभवी समूह में किसी से भी अधिक घबराया हुआ लग रहा था। लाइन के अंत में जहां वह खड़ा था, वहां से भी काल उनके अधिकांश हाथों को कांपते हुए देख सकता था। टेसा ने छात्रों को देखकर मुस्कुराया। सीमस, जायंट्स उस अगली पहाड़ी के ठीक ऊपर हैं। तुम हमें एक छोटी सी प्रेरणादायक धुन क्यों नहीं सुनाते, कुछ अच्छी लय के साथ? ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी धुन जानता हूँ। क्या तुम्हें कोई पसंद है? वह हकलाया। बेबी स्नैक डू डू डह डू डू डू, रेमी ने काल के मन में गाया। ये बच्चों के सुबह के रेडियो प्रसारण के एक लोकप्रिय थीम गीत का एक प्रजाति संशोधित संस्करण था, जो सुबह 7 बजे प्रसारित होता था, जिससे ये हर जगह माता पिता के लिए अभिशाप बन गया। लेकिन रेमी ने इसे कैसे सुना, यह एक रहस्य था। काल ने खुश सांप को अनदेखा किया और अपना सुझाव दिया, क्यों ना हम कुछ मज़ेदार करें? क्या आप कोई पीने का गाना जानते हैं? अब कोई पीने का गाना? सीमस ने पूछा। ज़रूर, देखिए हर कोई कितना घबराया हुआ है। लड़ाई से अपना ध्यान हटाने के लिए एक अच्छा उत्साहित करने वाला पीने का गाना ही उनकी ज़रूरत है। काल ने सहमति जताई। सीमस ने एक लोकप्रिय पॉप गीत का परिचय बजाया, फिर अपने वीणा को समायोजित किया और अपनी उंगली पर एक धातु की नली को खिसकाया। जब उसने फिर से बजाया तो स्वर पूरी तरह से अलग था और आसपास के छात्र उसके बजाते ही हंसने लगे। वे तब भी हंस रहे थे जब दिग्गज पहाड़ी पर आए और हमले की सीमा में आ गए। सभी घबराहट दूर हो गई थी और जब भले उठाने का आदेश दिया गया तो पूरी पंक्ति एक साथ उठ गई, जैसे कि उन्होंने वास्तव में युद्धाभ्यास का प्रशिक्षण लिया हो। हिल जायंट रैंकों से बेसबॉल से लेकर बोल्डर के आकार के हजारों पत्थर जादुई रूप से मानव रक्षकों पर फेंके गए, ढालों से टकराते हुए हमेशा मौजूद तोपखाने शांत हो गए, जादूगरों द्वारा दिग्गजों के पृथ्वी जादू के प्रकोप से सुरक्षित। बड़े पत्थर ढालों से टकराने पर फट गए, जिससे हर जगह छर्रे फैल गए और जादूगरों को रक्षा पंक्तियों पर बाधाओं को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ा। शुक्र है, उनका किला इतना पीछे था कि यह द्वितीय क्षति से खतरे में नहीं था। जब तक आदेश न दिया जाए तब तक रुको, काल ने अपने जानवरों को याद दिलाया। लोट्स थोर की पीठ से नीचे उतरा और दाना राय से नीचे उतरी, अपना गोलेम जादू डालने की तैयारी कर रही थी। गोलेम आगे बढ़ो, आक्रमण तोड़ो। जब हिल जायंट्स 30 मीटर दूर थे और पहले से ही जादूगरों द्वारा हमला किया जा रहा था, तब रेडियो ने घोषणा की। स्पाइडर गोलेम्स ने खुद को हवा में उछालने से पहले केवल 3 कदम उठाए, गति की एक मंद हरे रंग की लकीर में अंतराल को पार किया। लेकिन उनके ठीक बगल में आग की 2 तैरती हुई गेंदें थीं, कर्नल विल्क्स द्वारा बुलाए गए अग्नि तत्व। काल ने अपने धनुष को फायर करना शुरू कर दिया, जिससे हमलावरों के माध्यम से चेन लाइटनिंग भेजा गया, जो हमले के नीचे लड़खड़ा गए। जल्दबाजी, आतंक और क्रूरता सभी ऑनलाइन आए, जिससे खुद और गोलेम्स द्वारा किए गए आकार, गति, शक्ति और क्षति में वृद्धि हुई। ये पर्याप्त था कि चेन लाइटनिंग वास्तव में आरोही पहाड़ी दिग्गजों को अचेत कर रही थी, जो स्पाइडर गोलेम के बीच दौड़ते समय खून की बौछार में मर गए। फिर दूसरे समूह में गंजा जादूगर छात्र मिक द्वारा बनाए गए 6 छोटे रेत के गोले दाना के स्टोन गोलेम के साथ लड़ाई में पहुंच गए और पहाड़ी दिग्गज जमीन पर इधर उधर भागने लगे, अपने पैरों को काटने वाली कष्टप्रद चीजों को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये रणनीति क्रूरता से प्रभावी थी, क्योंकि इसने उन्हें अन्य गोलेम के हमलों के साथ साथ काल के तीरों और लाइन के अपने हिस्से में जादूगरों के हमलों के लिए कमजोर बना दिया। अधिकांश आक्रमण जारी था, लेकिन हमलों के वजन के नीचे लाइन का उनका छोर पूरी तरह से लड़खड़ा गया था। फिर मिक ने नर्म मिट्टी को नर्म रेत में बदल दिया और दिग्गज डूबने और लड़खड़ाने लगे, जिससे पराजय एक नरसंहार में बदल गई, जहां वे पीछे भी नहीं हट सके।
हमले की पिछली पंक्तियों से सुदृढ़ीकरण काल की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिक पाए क्योंकि हॉक उन पर आग के गोले बरसा रहा था। मिक थकावट से हौंफ रहा था क्योंकि उसने अपने गोलेम को फिर से बनाया और हिल जायंट्स के प्रयासों के खिलाफ रेत के जाल को सक्रिय रखने की कोशिश की, लेकिन कर्नल विल्क्स ने उसे रोक दिया। बेटा, भले इसी के लिए हैं। लड़ाई में बाद के लिए अपनी ऊर्जा बचाओ, कर्नल ने उसे याद दिलाया। पाइक आगे, रेडियो ने आदेश दिया। योद्धाओं की एक लहर को उनके सामने लंबे भले के साथ हिल जायंट्स में आगे भेजा ताकि वे हमलावरों की पहुंच से बाहर हो जाएं। जादूगर थक रहे थे, लेकिन योद्धाओं ने अभी तक कुछ नहीं किया था, इसलिए जब जादूगर धीमे हो गए और अपनी ऊर्जा वापस पाली तो उन्हें संभालने की बारी थी। ये हमारा संकेत है, आगे बढ़ो, काल ने राय और थोर को आदेश दिया। उनके पीछे उसने देखा कि रेमी ने मॉर्गन के दोनों हाथों में एक टोटेम बनाया है जिसे विच डॉक्टर पकड़ कर रख सकता है ताकि वे भीड़ पर फायर कर सकें। मॉर्गन हंस रही थी क्योंकि टोटेम को पकड़े रहने से वह अपने ज़्यादातर मंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन रेमी ने सोचा कि यह एक शानदार विचार है और जब वे समाप्त हो जाएंगे तो वह और टोटेम बना सकती है क्योंकि वह वैसे भी विच डॉक्टर से जुड़ी हुई थी। सीमस, हमें एक पार्टी गीत की ज़रूरत है, काल ने चिल्लाते हुए कहा जैसे ही वह जानवरों के साथ आगे बढ़ा। इस बार बार्ड में थोड़ा ज़्यादा आत्मविश्वास था और उसके गाने ने हार्ड रॉक गिटार के नोट्स को अपनाया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, प्रेरणा बोनस को मजबूत किया क्योंकि वह योद्धाओं का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा। संगीत के साथ धनुष की लय काल के लिए एक सुकून देने वाली थी क्योंकि वह आगे की ओर भाग रहा था, एक सेकंड में 2 बार तीर चला रहा था और हर जगह चेन लाइटनिंग फैला रहा था। टेसा ने कमांडर रैंक जायंट को भला मारा, उसके शरीर को पीछे की ओर झुकाया, ठीक इससे पहले कि थोर ने उसे सींग से मारा और शरीर को लाइनों के पीछे वापस फेंक दिया। इससे एक छोटा सा अंतर पैदा हो गया और राय ने अपने स्पाइडर गोलेम्स को थोर से पहले अपने साथ शामिल होने के लिए वापस बुला लिया, जिससे पंक्तियों में दरार पड़ गई और सबसे बाहरी 20 हिल जायंट्स अपने साथियों से अलग हो गए क्योंकि उन्हें घेर लिया गया था और उन्हें खत्म कर दिया गया था। अध्याय 337 काम करते समय सीटी बजाएं। कल की तरह ही पहाड़ी दिग्गजों ने पीछे हटते समय पृथ्वी जादू की बाधाएं बनाई और मानव रक्षकों को पादरी के भरोसे छोड़ दिया। मानव पक्ष पर वास्तविक नुकसान बहुत कम था, हालांकि घायलों की संख्या लाइन के कुछ हिस्सों में नियुक्त चिकित्सकों की क्षमताओं पर दबाव डाल रही थी। काल के छोर पर यह हल्का था, लेकिन उनके ठीक बगल में कुछ पहाड़ी दिग्गज थे जो पाइपलाइन को तोड़ने और जादूगरों को बाहर निकालने से पहले उन पर हमला करने में कामयाब रहे। वे लाइन के ऊपर की ढालों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे क्योंकि ऐसा न करने पर बोल्डर आर्टिलरी छात्रों को तबाह कर देगी, लेकिन लाइन ने उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये निश्चित रूप से उनके अगले कुछ पाठों का विषय होगा क्योंकि यह रक्षकों के लिए सबसे खराब संभावित परिणाम था, लेकिन काल के पास के छात्र उच्च आत्माओं में थे, अभी भी प्रेरणा के प्रभाव से उत्साहित थे। अच्छा काम सीमस, हमें अपने बाद से यही चाहिए। अब हमें बस आपके गाने पर काम करने की ज़रूरत है ताकि आपको आखिरी सेकंड में कोई गाना न चुनना पड़े। बेडरूम की तरह युद्ध के मैदान को भी मूड म्यूजिक से फ़ायदा होता है और अगर मैं इसे जानवरों पर छोड़ देता तो रेमी बेबी स्नैक गा रहा होता, काल ने मजाक किया। सीमस की हंसी फूट पड़ी और उसने पहले कुछ नोट्स बजाए जिससे बाकी सभी भी हंस पड़े क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि काल किस बारे में बात कर रहा था। वर्ल्ड ड्रैगन नहीं, वह गाना नहीं, एक बड़े पादरी ने चिल्लाया। ओह, मुझे लगता है कि तुम सुबह 7 बजे उठ जाते हो जितना तुम चाहते हो, काल ने वापस बुलाया। वह आदमी पलटा और काल ने लाल लबादे देखे जिससे वह हंस पड़ा। ओह, तुम अनाथालय से हो, ये समझ में आता है। मुझे यकीन है कि अनाथालय के किसी भी पर्यवेक्षक ने अब तक उस शो के निर्माता को अपना निजी दुश्मन मान लिया होगा, उसने आगे कहा। रेड ड्रैगन पुजारी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, वह गाना बुरा है और यह आपके दिमाग में अटक जाता है। टेसा और लोड्स पहले ही उपचार में मदद करने के लिए भाग चुके थे और डग खून से सने सफ़ेद चादरों के नीचे शवों के ढेर के पास पुराने पादरियों के एक समूह के साथ था। काल को यकीन था कि उनके पास कम से कम एक उपचार विशेषज्ञ है जो गिरे हुए लोगों को पुनर्जन्म देने के बजाय उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि वे क्या कर रहे थे। उनके पास 2 पादरी थे जो पुनर्जीवित कर सकते थे और अन्य उच्च पुजारी उन्हें मन और ऊर्जा प्रदान कर रहे थे ताकि वे थकने से पहले अधिक से अधिक हताहतों तक पहुंच सकें। अगर यह पूरी तरह से काम करता है तो उस समय तक हर कोई अपने पैरों पर वापस आ जाएगा, और अगर नहीं तो वे पुनर्जन्म अनुष्ठान करेंगे और चर्च को और अधिक लौटे हुए कुलीनों पर नजर रखने के लिए सूचित करेंगे। कौशल के साथ लौटने की हाल की घटनाओं की संख्या के साथ ये स्पष्ट था कि उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता थी क्योंकि उनमें से कुछ एक चक्कर में पुनर्जन्म लेंगे और सोचेंगे कि वे अभी भी हमले के अधीन हैं। अगर यह पूरी तरह से काम करता है तो उस समय तक सभी अपने पैरों पर वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं तो वे पुनर्जन्म अनुष्ठान करेंगे और चर्च को सूचित करेंगे कि अधिक वापस लौटे कुलीनों पर नजर रखें। कौशल के साथ लौटने की हाल की घटनाओं की संख्या के साथ ये स्पष्ट था कि उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता थी
क्योंकि उनमें से कुछ एक चक्कर में पुनर्जन्म लेंगे और सोचेंगे कि वे अभी भी हमले के अधीन हैं। काल दूर से पहाड़ियों को देख रहा था, हॉक से अपडेट प्राप्त कर रहा था, जो उड़ते हुए पत्थरों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए बादलों में चला गया था, और समाचार या स्टैंड डाउन ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि हिल जायंट्स इतनी दूर चले गए थे कि जो लोग ड्यूटी पर नहीं थे वे अपने दिनों में वापस आ सकते थे। शिट शिट शिट, एंग्री बर्ड्स इनबाउंड, हॉक चिल्लाया, फिर काल पर गोता लगाया और अपनी जगह पर गायब हो गया। काल एक सेकंड के लिए भ्रमित हो गया, फिर उसने बादलों से विशाल पंखों वाले रूपों का एक समूह आते देखा। सभी ध्यान दें, हमारे पास आने वाले हैं, बाधाओं को ऊपर लाओ, उसने चिल्लाया। जो जादूगर उसे सुन सकते थे उन्होंने वैसा ही किया और रेडियो ऑपरेटरों ने आदेश को पूरी लाइन में फैला दिया। एक पल के लिए उन्हें पता ही नहीं चला कि काल ने उन्हें किस बारे में सचेत किया था और वे शांत होने लगे थे, इसे झूठा अलार्म कहने के लिए तैयार थे। तभी ऊपर से उन पर चट्टानों और आग के गोले बरसने लगे। काल ने आने वाले विशाल पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया और हमले को गति और दूरी देने के लिए चेन लाइटनिंग का उपयोग करते हुए एक तीर छोड़ा। रॉक्स ने स्वाभाविक रूप से लंबी दूरी के प्रक्षेप्य को चकमा दिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि केवल मारा न जाना ही पर्याप्त नहीं था और तीर के गुजरते ही बिजली किसी तरह उनकी ओर मुड़ गई। ऐसा लगता है कि इसने विशाल पंख वाले राक्षसों पर ज्यादा असर नहीं डाला। काल ने सुना था कि ड्रैगन सभी राक्षसों में सबसे बड़ा खतरा थे, लेकिन जो उसने देखा उससे लगता था कि वे सबसे बड़े नहीं थे। कोई भी उड़ने वाला राक्षस आसानी से एक बस को पकड़ कर ले जा सकता था, और जबकि वे केवल कमांडर रैंक के थे, हॉक उनसे पूरी तरह से भयभीत था। ये संभवतः एक डराने धमकाने का कौशल था, लेकिन इससे हॉक की राय नहीं बदली कि वे चीजें खत्म होने से पहले बाहर चले जाएं। यहाँ तक कि थोर भी सहज रूप से भीड़ के करीब आ गया, उन्हें एक खतरनाक शिकारी के रूप में पहचानते हुए। भले ही उनका जादू लाइटनिंग सिरों को आसानी से नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन अगर वे उसे हवा में 1000 मीटर से गिराते हैं तो ये कम से कम कहने के लिए सुखद नहीं होगा। उड़ने वाले राक्षस अधिकांश अभिजात वर्ग के लिए सबसे भयानक खतरे थे, और ये राक्षस उच्च ऊंचाई पर रहने में खुश लग रहे थे, अभिजात वर्ग पर जादू फेंक रहे थे जो कि अधिकांश जादूगरों तक नहीं पहुंच सकते थे। काल ने विकल्पों पर विचार किया और फिर ब्लिज़ार्ड को अगले तीर पर रखा। अगर वह उन्हें नहीं मार सकता था तो वह प्रभाव के एक बड़े क्षेत्र का उपयोग कर सकता था। उसकी क्रूरता बढ़ी हुई ताकत के साथ तीर बिजली के बोल्ट को छोड़कर किसी भी अन्य मंत्र की तुलना में तेजी से उड़ते थे। इससे रॉक्स के लिए उनसे पर्याप्त दूरी बनाना अधिक कठिन हो गया, हालांकि वे फ्लैग गन से आने वाले तोपखाने के गोले की बौछार के प्रतियोगी होने से बहुत दूर थे। काल के सीमा पर आने के बाद से पहली बार उन्हें कार्रवाई में लाया जा रहा था, और रैपिड फायर गोले अब आसमान को विस्फोटक छर्रों से भर रहे थे। ये कमांडर रैंक के जानवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उनके पंख थे। सिद्धांत रूप में अगर वे पंखों को पर्याप्त नुकसान पहुंचाते हैं तो जानवर उड़ने या दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर होंगे। बर्फीला तूफान ऊपर की ओर बना, जिससे हमलावर गठन सफेद बादल में गायब हो गया क्योंकि पक्षी गुस्से में चीख रहे थे, और रेमी काल के बीच में हंसा। उन्हें सही सजा मिली, लोगों पर पत्थर फेंकना। सांप हंसा। बर्फीले तूफान के बर्फ के क्रिस्टल एक कटावपूर्ण हमला थे, और जब कमांडर रैंक काल द्वारा कौशल का उपयोग किया गया तो तीक्ष्णता निष्क्रिय ने उनके नुकसान को 40% बढ़ा दिया। ये पर्याप्त था कि पक्षियों की उड़ान ने अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन काल ने फायरिंग पूरी नहीं की थी और उसने और अधिक चेन लाइटनिंग तीर छोड़े, क्योंकि बर्फीला तूफान रुक गया और वापस जमीन पर आने लगा, केवल एक और बर्फीला तूफान उन्नत तीर से प्रतिस्थापित होने के लिए। इससे वे बिखर गए और वे अलग हो गए ताकि काल उन सभी को एक मंत्र से न मार सके, लेकिन इससे वे लंबी दूरी के कौशल वाले अधिक जादूगरों की सीमा में आ गए, जबकि बिखरे हुए गठन ने उनके हमलों के प्रभावों को फैला दिया। पक्षी बाधाओं के माध्यम से अपने हमलों को प्राप्त करने में असमर्थता से निराश हो रहे थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से जादूगरों के पास उन्हें रोकने और उनके पीछे की अधिकांश शक्ति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय था। काल ही एकमात्र तीरंदाज नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर निशाना साध सकता था, और रॉक्स की उड़ान धीरे धीरे इतनी क्षति उठा रही थी कि काल खून टपकता हुआ और उनके पंख फटते हुए देख सकता था। जल्द ही उन्हें पीछे हटना पड़ा, इसलिए काल ने बस ब्लिज़ार्ड को जितना संभव हो सके उतना क्षेत्र में फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया, उन्हें क्षति की सीमा में रखते हुए। फिर एक भाग्यशाली शॉट ने एक को गले में मारा, दूसरे ब्लिज़ार्ड को अंधा कर दिया, और एक विशाल पक्षी आकाश से नीचे गिरा जो बर्फ में लिपटा हुआ था और तीर की नोक से उसके मुंह से बर्फ टपक रही थी। इससे बाकी लोग क्रोधित हो गए, और काल मुस्कुराया क्योंकि 4 विशाल आकृतियां आकाश से उसकी दिशा में नीचे दौड़ी। freewebandwell.com। अरे रे, आपको क्या लगता है कि आप उन स्पाइडर गोलेम को कितनी ऊंचाई तक बुला सकते हैं? काल ने पूछा। रे हंसी और अपने स्थान में गायब हो गई क्योंकि पक्षी टर्मिनल वेग से जमीन की ओर गिरे, सभी काल की ओर बढ़ रहे थे। वे लगभग उस पर ही थे जब राय हवा में 100 मीटर ऊपर फिर से प्रकट हुई और उसने अपने गोलेम को सीधे गोते लगाने वाले राक्षसों की पीठ पर बुलाया।
उनके पैर पक्षियों के कोमल मांस में गहरे घुस गए और राय हंस पड़ी जब वह उस ऊंचाई से जमीन पर गिरने से बचती हुई अपने घोंसले में गायब हो गई। काल अभी भी फायर कर रहा था और जब पहला पक्षी उससे 50 मीटर दूर था तो उसके बाईं ओर से कहीं से फेंका गया भला साफ तौर पर एक आंख को छेद गया, जिससे पक्षी तुरंत मर गया और केवल एक ही उस हमले की उड़ान को खत्म करने के लिए बचा। यह मंत्र और हमलों से मारा जा रहा था, लेकिन पक्षी दृढ़ निश्चयी था क्योंकि यह काल के करीब पहुंच गया था। अभी कूदो, हॉक ने निर्देश दिया। काल ने रॉक को अपनी दृष्टि में रखने के लिए हवा में छलांग लगाई और पक्षी उसके और अन्य अभिजात वर्ग के बीच से निकल गया। गर्दन, हॉक ने निर्देश दिया। रैंड ने पक्षी की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह चकनाचूर हो गई और आखिरी रॉक फिसलकर रुक गया, जिससे नर्म मिट्टी में एक गहरी दरार बन गई। अच्छा काम, दोस्त, काल ने उसे बधाई दी। मुझे खाए जाने से बचने के सभी तरीके पता हैं, लेकिन वे चीज़ें डरावनी हैं। हॉक ने खुशी से जवाब दिया। काल हॉक को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था। पक्षी से पक्षी, वे उसके आकार से 100 गुना बड़े थे और संभवतः उनके पास अन्य उड़ने वाले शिकारियों से निपटने के लिए कई खतरनाक तरकीबें थीं, जिनका उन्होंने मनुष्यों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया था। अध्याय 338 सुंदर रॉक्स प्राप्त। रॉक्स के शरीर क्षतिग्रस्त थे, दर्जनों तीरों से भरे हुए थे, लेकिन कुछ ही हमले वास्तव में उनके पंखों की निचली परत को पार कर पाए, जिसे काल ने राय के रेशम जितना मजबूत पाया जब उसने उनमें से कुछ को मुक्त करने की कोशिश की। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई इन चीज़ों से डरता है। देखो, एक आरोही तीरंदाज द्वारा चलाया गया तीर मांस को भी नहीं काटता। हवा में 1000 मीटर से हमला करने के बीच दुनिया का अधिकांश हिस्सा वापस लड़ भी नहीं सकता। काल ने खुद से कहा जब उसने उस लाश की जांच की जो लाइनों के सबसे करीब उतरी थी। freewebnovel.com। ये वह जगह थी जहां हर कोई ये देखने के लिए इकट्ठा हुआ था कि 50 मीटर के पंखों वाला पक्षी करीब से कैसा दिखता है। यह इतना बड़ा था कि यह पहाड़ी दिग्गजों का शिकार कर सकता था और उन्हें अपने पंजों में ले जा सकता था, आसमान का एक सच्चा आतंक। लेकिन इसमें जादू भी था, रक्षात्मक पृथ्वी जादू और आक्रामक आग दोनों। जब छात्र सबसे नज़दीकी शव की जांच कर रहे थे, हॉक वापस उड़ गया और चुपके से अपने लिए 3 चुरा ले गया। उनके पास कुछ रहस्य थे जो वह चाहता था। वह शक्तिशाली था, लेकिन वे शक्तिशाली और डरावने थे। लगभग 20 मिनट बाद ही किसी को पता चला कि अन्य शव गायब थे और उन्हें खोजने के लिए टीमें भेजी गईं ताकि वे घायल न हों और भाग न जाएं। प्रोफेसर, वे जीवित नहीं हैं, काल के राक्षसों ने शवों को लूट लिया। वे ऐसा करते हैं, लोट्स ने चिल्लाकर कहा कि उसे एक विशाल पक्षी की तलाश करने के लिए टीम के साथ नहीं भेजा जाना चाहिए, जिसके बारे में उसे पहले से ही पता था कि वे उसे नहीं खोज पाएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है, उन्होंने शवों को लूट लिया? उस चीज़ का वजन सचमुच टनो है, वे इसे कैसे उठा सकते हैं? प्रोफेसर ने पूछा। मुझसे मत पूछो, यह कोई जादुई चीज़ है। वे बस फुफकारते हैं, गायब हो जाते हैं, एक अलग जगह में चले जाते हैं। वे हमेशा दिग्गजों के साथ ऐसा करते हैं, उसने समझाया। वे उन्हें क्यों चाहते हैं? शिक्षक ने उसके स्पष्टीकरण को न समझते हुए पूछा। तुम्हें पता है, स्नैक्स, ग्रोथ रिसोर्स, सजावट। मॉर्गन के कंधे पर रैमी ने खुशी से सिर हिलाया। वह हॉक के साथ बाद में बातचीत करेगी, क्योंकि उसे अपने स्थान के लिए उनमें से कुछ पंख चाहिए थे और उसके पास अब उनमें से बहुत सारे थे। शायद वह पेट से बहुरंगी धारियों वाले कुछ रंगीन पंख ले सकती थी। वे बहुत बढ़िया आभूषण बनेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो मुसीबत को आकर्षित करता है। क्या तुमने देखा कि कैसे उन चीज़ों ने तुम पर हमला करने के लिए पूरी आक्रामक रेखा को अनदेखा कर दिया? दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। मॉर्गन हंसा और छात्र के कंधे पर थपथपाया, इससे पहले कि उसने देखा कि रेमी उसे केवल सेंटीमीटर की दूरी से घूर रहा था और घबराहट में जमीन पर गिर गया। अरे यार, यह एक जहरीला सांप है, लड़का चिल्लाया। रेमी हंसी, जिसने अपना मुंह खोला और उसके नुकीले दांत गिर गए, जिससे छात्र और भी घबरा गया। जैसा कि मैं आपको बताने वाला था, ऐसा इसलिए है क्योंकि काल एक राक्षस की आभा देता है, न कि एक इंसान की। उन्होंने शायद सोचा होगा कि वह यहाँ सेना का नेता है, क्योंकि कमांडर रैंक से ऊपर कोई नहीं है और वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उनसे अलग महसूस करेगा, मोर्गाना ने समझाया। छात्र ऐसा लग रहा था कि वह काल की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीरता से विकल्पों पर विचार कर रहा था। फिर उसने फिर से संदिग्ध लहजे में बात की। क्या हम निश्चित हैं कि वह वास्तव में एक राक्षस नहीं है जो मानव रूप में छिपा हुआ है, जैसे कि एक परिवर्तन मंत्र? भयभीत लड़के ने पूछा। काल हंसा और लोट्स मुस्कुराया। नहीं, हमने उसकी जांच की, 100% मानव। हो सकता है कि पुनर्वास अस्पताल के डॉक्टरों को लगा हो कि वह एक बहुरूपी जासूस भी हो सकता है। काल ने अपने दिल पर हाथ रखा और नाराज दिखाई दिया। मेरी क्षमताओं पर इतना कम विश्वास। अगर मैं सच में राक्षस होता तो राय और रेमी जैसी कोमल आत्माएं मेरे आसपास कैसे रह सकती थीं? मैं आपको बताता हूं, मुझे फंसाया गया है।
जो कुलीन लोग उसके समूह का हिस्सा नहीं थे वे सभी धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए जम गए, क्योंकि वे इस तथ्य को समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसने एक जहरीले नागा स्पिरिट स्नैक और ब्लडबैथ स्पाइडर की राय का इस्तेमाल एक इंसान के रूप में अपनी साख की पुष्टि करने के लिए किया था। लेकिन उससे भी बढ़कर उसने ब्लडबैथ स्पाइडर को एक कोमल आत्मा कहा। रेमी, वे विश्वास कर सकते थे। अगर आप सांपों से नहीं डरते तो वह वास्तव में बहुत प्यारी थी। लेकिन राय, उसका पसंदीदा शगल खून की बारिश करना था। मुझे लगता है कि आपको बेहतर चरित्र संदर्भों की आवश्यकता है, मोर्गाना ने अतिशयोक्तिपूर्ण आह भरते हुए काल को सूचित किया। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है कि कोई भी इस विषय पर युद्ध पादरी या लोड्स की बात पर विश्वास करेगा, और दाना ओफेलिया के साथ कहीं चली गई। काल ने कंधे उचका दिए। लोड्स ने भौहें सिकुड़ी। टैसा के पेशे का उल्लेख क्यों किया जाता है, लेकिन मुझे नाम से पुकारा जाता है? क्योंकि कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेता है। इसका कारण यह है कि आप लोड्स हैं, न कि इसलिए कि आप प्रकृति पुजारी हैं। देवी का आपका चुनाव आपके होने का एक साइड इफेक्ट है, काल ने समझाया। लोड्स ने भौहें सिकुड़ी, फिर खुशी से मुस्कुराया। आप जानते हैं, ये सही है। प्रकृति पुजारी बन जाते हैं क्योंकि हम पहले से ही ऐसे हैं। ये शुरू से ही एक आह्वान है, ऐसा कुछ नहीं जिसे हम सीखते हैं। तुम्हें लगता है कि रेड ड्रैगन का पक्ष कुछ ऐसा है जिसे सीखा जाता है? टैसा ने लोड्स के भाषण को समाप्त करते ही पूछा। लोड्स ने सिर हिलाना शुरू किया, फिर भौहें सिकोड़ लीं। तुम्हें पता है, मुझे याद है कि तुमने एक लड़के को इतना आघात पहुंचाया था कि वह हर बार जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो भाग जाता है और रोता है, और ये तब की बात है जब तुम्हें रेड ड्रैगन के अनुचर के रूप में पुष्टि नहीं की गई थी। शायद तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो। काल उस आदमी से मिलने की याद पर हंसा जिसका वे उल्लेख कर रहे थे। जब काल ब्लू ड्रैगन हाई प्रीस्टेस के लिए वह किताब बना रहा था, तब युवा पादरी काफी घमंडी था, लेकिन टैसा और लोड्स का उल्लेख सुनकर वह भाग गया। आरोही रैंक का योद्धा जो रेमी से दूर रहने के लिए जमीन पर रह गया था, उसने निराशा में काल के समूह को देखा। मैं इससे जो समझ रहा हूं वह ये है कि तुम सभी थोड़े अजीब हो। शायद यही रहस्य है। सभी सबसे शक्तिशाली अभिजात वर्ग के पास मजबूत व्यक्तित्व होते हैं। जो ऐसा नहीं करते वे जागृत अवस्था में ही अटक जाते हैं और फिर वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत मजबूत है? लोड्स ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, और सांपों से बहुत डर लगता है। मुझसे कौन नफरत कर सकता है, मैं बहुत प्यारा हूँ, रेमी ने पूछा। काल मुस्कुराया और मोर्गाना ने उसके और सांप के बीच देखा। उसे बस इस बात से बुरा लगा कि किसी ने उसे डरावना कहा, है न? मैंने उसे कभी एक ही समय में प्यारा और बुरा बनने की कोशिश करते नहीं देखा। विच डॉक्टर हंसा। क्या वह यही चाहती है? वह बस बुरा मान रही है, जैसे वह किसी गंदी चीज में घुस गई हो। पास के एक जादूगर ने मजाक किया। रेमी ने अपना सिर झुकाया, ये सोचकर कि वह क्या गलत कर रही थी कि उन्हें संदेश नहीं मिल रहा था। देखो, ये बहुत प्यारा है। दूसरा बस बुरा मान रहा है, जादूगर ने जोड़ा। क्या हर कोई अचानक सांप बोलने लगा है? सांप से डरने वाले योद्धा ने पीछे हटते हुए पूछा, ताकि उसके और रेमी के बीच दो अन्य लोग हों। वह वास्तव में इसमें अच्छी है। मैंने जितने भी जानवरों को देखा है उनमें से मुझे लगता है कि केवल मेरा पालतू कुत्ता और थोर ही भावनाओं को व्यक्त करने में बेहतर हैं, लेकिन थोर केवल खुश और चंचल को ही जानता है। मिक ने थोर की ओर इशारा करते हुए मजाक किया, जो कुछ छात्रों के साथ किकबॉल खेल रहा था। ऑफ ड्यूटी छात्र अब अपने नियमित शेड्यूल पर वापस आ सकते हैं। रेडियो घोषणा ने सभी को शिविर की ओर चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनकी कुल संख्या का केवल 10वां हिस्सा ही अग्रिम पंक्ति में रह गया। ठीक है, काल मेरे साथ है और मुझे लगता है कि आप में से बाकी लोगों को पहले से ही अपने असाइनमेंट मिल चुके हैं। ओह, मिक भी हमारे साथ है। मैं आज प्राचीन इतिहास का पाठ कर रहा हूँ, मोर्गाना ने उन्हें सूचित किया। बहुत बढ़िया, युद्ध में चट्टान की धूल से सीधे सुपर ड्राई इतिहास के पाठ तक। मिक ने आह भरी। काल ने उसे कंधे पर थपथपाया। यह इतना बुरा नहीं है। मोर्गाना इतिहास के दिलचस्प हिस्सों को सामने लाने के लिए खोजती है। हालांकि निश्चित रूप से कुछ ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे उन हिस्सों में सबसे अधिक दिलचस्पी है जो सिस्टम अवशेषों और जानवरों के लिए दुर्लभ संसाधनों की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर जोन्स के कैपिटल के नीचे कैटाकॉम्ब की खोज में बिताए गए समय के वर्णन से बेहतर होना चाहिए। आप बिना किसी उल्लेखनीय उपलब्धि के अपने करियर में 40 साल कैसे बिता सकते हैं? मिक ने आह भरी। ठीक है, कम से कम मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पहले से ही कई अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, काल ने जवाब दिया। ओह, मोर्गाना ने काल को एक तीखी नज़र से देखा, लेकिन वह जानता था कि इसका ज़्यादातर हिस्सा उल्लेख नहीं किया जा सकता। हालांकि फ्रॉस्ट जायंट सीमा के पास पहाड़ियों में स्थित कालकोठरी को वर्गीकृत नहीं किया गया था। युद्ध शुरू होने से कुछ समय पहले एक मिशन था जहां मैं एक विसंगति की जांच करने गया था, और यह यति जादू और एक कालकोठरी उदाहरण का संयोजन निकला जो एक गुफा परिसर के नीचे दिखाई दिया था।
वहाँ एक पूरी ट्रायल चैलेंज सीरीज थी और डार्क एल्वेस का एक गांव, साथ ही डंगॉन इंस्टेंस भी था। यहीं पर मुझे रेमी एक अंडे के रूप में मिली, काल ने समझाया। अगर वे पहले से ही कहानी में उलझे हुए थे तो उन्हें सबक ज़्यादा याद होगा। चलो आज वहीं से शुरू करते हैं। क्यों ना आप वास्तुकला का वर्णन करें और हम इसे एक युग और क्षेत्र से मिलाने की कोशिश करेंगे, मोर्गाना ने फैसला किया। अध्याय 339 प्राचीन इतिहास। काल ने डार्क एल्फ शहर के अंदरूनी हिस्से, मशरूम, चमकते कवक, क्रिस्टल और अंत में अंधेरे कोणीय इमारतों पर ध्यान केंद्रित किया। एक एक करके उन्होंने शहर के हर तत्व का वर्णन किया जैसा कि उन्होंने इसका सामना किया था। जानवरों ने उन सभी अंतरालों को भर दिया जो उन्हें महत्वपूर्ण लगे। उदाहरण के लिए, थोर ने जोर देकर कहा कि यह महत्वपूर्ण था कि वे ध्यान दें कि छोटी चमकती घास पुदीने की तरह महकती थी, और राय ने नोट किया कि इमारतों को अतीत में खून से रंगा गया था, लेकिन पत्थर खुद खून से रंगा हुआ था, इसलिए आप इसे नहीं देख सकते थे। ये दोनों अच्छे बिंदु थे और उन्होंने मोर्गाना को उस युग और क्षेत्र को कम करने में मदद की जिसे उन्होंने कालकोठरी में दोहराया था, भले ही डार्क एल्व्स ने ये स्पष्ट कर दिया था कि शहर का निर्माण किसने किया था। freewebnovel.co। जब वह मंच पर खड़े आदमी के पास पहुंचा जो शहर के लोगों के लिए कालकोठरी खोले जाने और विशेष रूप से उसके पहनावे के बारे में उपदेश दे रहा था, तो मोर्गाना को ठीक से पता था कि काल को कब और कहां भेजा गया था। लेकिन वह उन्हें तुरंत नहीं बताती और उसने दोनों छात्रों को सुराग के लिए पुस्तकों में खोज करने को कहा जब तक कि वे डाकलाइट होस्ट के पंथ के अनुभाग तक नहीं पहुंच गए। माना जाता है कि वे 100,000 साल पहले दुनिया पर हावी होने वाली सेना थे और कुछ इतिहासकारों का मानना था कि वे वर्ल्ड ड्रैगन चर्च के अग्रदूत थे। उनकी मान्यताओं के अनुसार वर्ल्ड ड्रैगन का जन्म वर्ल्ड ड्रैगन के रूप में नहीं हुआ था और वह वास्तव में एक प्राचीन एल्ड्रिच प्राणी था, उस प्रजाति से जिसने कई दुनियाओं को बनाने में मदद की थी जिन पर ग्रेट पैथियन ने शासन किया था। उनका मानना था कि जब उसने दुनिया की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया तभी वर्ल्ड ड्रैगन ने रूप बदला और उन पहलुओं को अपनाया जो दिव्यता प्राप्त करने और दुनिया पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आवश्यक थे। ये वर्ल्ड ड्रैगन चर्च की शिक्षाओं से मेल नहीं खाता था, लेकिन ये सीधे तौर पर इसके साथ संघर्ष भी नहीं करता था, क्योंकि चर्च के सिद्धांतों में इस दुनिया की शुरुआत के बारे में कोई विशेष शिक्षा नहीं थी, केवल इतना था कि ड्रैगन देवता अक्सर दुनियाओं को चुनते या बनाते थे। पाठ्यपुस्तक के अनुसार कई प्राचीन सभ्यताओं का मानना था कि डाकलाइट होस्ट इस दुनिया में आए थे और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर विजय प्राप्त की, अपने साथ सिस्टम और प्राचीन प्रशिक्षण मैदानों की शक्ति लेकर आए जिन्हें अब जादुई कालकोठरी के रूप में जाना जाता है। तो यह मूल रूप से दुनिया की उत्पत्ति की एक परिकथा है? मिक ने पूछा। कमोबेश ये सच हो सकता है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये तथ्य कि काल ने वास्तव में उनमें से एक को प्राचीन डार्क एल्वेस के साथ बातचीत करते और उनके लिए कालकोठरी पोर्टल खोलते देखा था, उनके अस्तित्व के प्रमाण के सबसे करीब की चीज़ है जिसके बारे में मैंने कभी सुना है। उनके बारे में बाकी सब कुछ एक किंवदंती, एक मौखिक इतिहास या धार्मिक विश्वास के रूप में बताया जाता है जो युगों से चला आ रहा है, और वे हमेशा 1,00,000 साल बाद ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं होते हैं, मोर्गाना ने समझाया। लेकिन घास के साथ क्या है? थोर जोर देकर कहते हैं कि आपको घास के बारे में याद दिलाना ज़रूरी है। काल ने जोर दिया, फिर एक ब्लेड निकाला क्योंकि थोर ने कुछ अपने लिए रख लिया था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मोर्गाना ने चौंक कर आंखें चौड़ी करके पूछा। थोर के स्पेस से। जब हम वहाँ से गुजरे तो उसने कुछ रख लिया। मेरे कौशल कहते हैं कि यह मेरे किसी भी जानवर के लिए विकास संसाधन नहीं है, इसलिए यह बस वहाँ बढ़ रहा है, सुंदर दिख रहा है, काल ने समझाया। इसकी महक पुदीने जैसी है, मिक ने सहमति जताई क्योंकि उसने घास के हल्के से चमकते हुए ब्लेड की जांच की। क्या तुम्हें पता है कि इसकी कीमत क्या है? मोर्गाना ने पूछा, उसकी आवाज़ सब तक से ऊपर उठती हुई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह क्या है, मैं इसे किसी भी किताब में नहीं ढूंढ पाया, काल ने समान रूप से उत्तर दिया। उसे नहीं पता था कि वह क्यों उन्मादी हो रही थी। यह एक जागृत रैंक का जादुई संसाधन था, कमांडर रैंक लाइटनिंग सेरो के लिए एक बढ़िया खाद्य स्रोत भी नहीं। मोर्गाना ने लेटेक्स दस्ताने पहने और काल के हाथों से घास का ब्लेड धीरे से लिया और उसे एक सीलबंद जार में डाल दिया। वह इतनी राहत महसूस कर रही थी कि यह सुरक्षित था कि रैमी विरोध नहीं कर सकती थी, और उसने अपने दलदल से एक उठाया जिसे उसने थोर के खेत में लगाए गए पौधों से लिया था और मॉर्गन को एक और देने के लिए बाहर आए। क्या उनमें से और भी हैं? धन्यवाद रैमी, लेकिन मैं आपका खजाना नहीं ले सकती, मॉर्गन ने सांप को सूचित किया। रैमी ने बस इसे अपने हाथों में रखा, फिर मुस्कुराए और अपने स्थान पर लौट आए। ये सचमुच उसके दलदल में उग रहा है। उसने इसे अपनी वेदी के पास लगाया क्योंकि रात में इसकी चमक एक सुंदर बैकलाइट बनाती है, काल ने समझाया। तो यह वापस उगेगा? मॉर्गन ने पूछा। हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो काफ़ी जल्दी। यह उन पौधों में से एक है जिसे थोर को छांटना चाहिए ताकि यह अपने आवंटित स्थान से बाहर न फैल जाए, काल ने समझाया। ठीक है, इससे ये साबित हो जाना चाहिए कि आप वास्तव में अंडरडार्क में थे। ये ब्लैक एल्फ ग्रास है।
ये केवल गहरे भूमिगत में उगता है और इसे लगभग विलुप्त माना जाता है। दर्जनों भेस और एंटी एजिंग औषधियाँ हैं जो इसके बिना नहीं बनाई जा सकती हैं। आपने शायद डीपलाइट फेस क्रीम के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन एक जार औसत घर से ज़्यादा महंगा होता है और यह मुख्य घटक है, मोर्गाना ने समझाया। काल ने विच डॉक्टर को आंख मारी। क्या आप एंटी एजिंग उत्पादों के बारे में चिंता करने के लिए थोड़े छोटे नहीं हैं? मिक ने अपने हाथ से अपना मुंह ढांकते हुए हंसी। वास्तव में मोर्गाना अभी भी अपनी उम्र की दिखती थी, और अगर वह अभी स्नातक हुई होती तो उसकी उम्र 19 साल से कम होती। यहाँ तक कि कुलीन वर्ग में, जो सभी युवा पीढ़ी के थे, वह सबसे कम उम्र की थी। मोर्गाना मुस्कुराए। मुझे फेस क्रीम की परवाह नहीं है, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ। मेरी एक योग्यता मुझे उस घास से एक परिवर्तनकारी औषधि बनाने की अनुमति देती है। मैं इसे सदियों से खोज रहा था, और अब मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 पूरी पत्तियां हैं। मेरा जादू किसी को एक पूर्णिमा चक्र में पूरी तरह से बदल सकता है। सिर्फ उनके चेहरे की बनावट ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी बनावट। मिक ने प्रशंसा में एक धीमी सीटी बजाई और काल मुस्कुराया। जरा सोचो, लोट्स पूरे चंद्र चक्र के लिए छोटा नहीं हो सकता, काल ने टिप्पणी की। सिर्फ लंबा क्यों नहीं कहा? मिक ने पूछा। ये जादू है, चमत्कार नहीं। मोर्गाना हंसी। ये कमांडर रैंक की औषधि है। अगर तुम दोनों इसका इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे और लोट्स के बीच की अवधि के लिए एक दूसरे की शक्ल बदल सकता है। काल ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। वह ईर्ष्या से पागल हो जाएगी जब भी मैं चाहूंगी अपने शरीर को सभी राक्षसों को सहलाते हुए देखकर। मोर्गाना काल के लोट्स में तब्दील होने की मानसिक छवि पर हंसे बिना नहीं रह सकी, जो उसे दिन भर राक्षसों के साथ खेलकर चिढ़ाता था जबकि वह बिना किसी राक्षस के उसके रूप में फंसी हुई थी। ये बिल्कुल नए तरीके से बुराई है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। केवल एक प्रकृति पुजारी को ही इस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है। चुड़ैल डॉक्टर ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मिक ने सिर हिलाया। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती, हालांकि रैमी के बारे में पागल हुए आदमी को इस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है, मुझे यकीन है। यह एक लाइव एक्शन दुष्स्वप्न देखने जैसा होगा। या बिम्बो ब्रिगेड, वे सभी मकड़ियों से डरते हैं। मोर्गाना ने उसे चिंतित नज़र से देखा। क्षमा करें, वे वरिष्ठ वर्ग की लड़कियों का एक समूह है जो हम जैसे बेवकूफ़ों से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। उन सभी के पास अपने अति धनी परिवारों से उच्च भुगतान वाले कॉर्पोरेट करियर हैं, और मैं उनका पसंदीदा लक्ष्य हूं, क्योंकि मैं अपना सिर मुंडवाने से बहुत पहले ही गंजा हो गया था। मिक ने समझाया। काल ने उसे कंधे पर थपथपाया। मुझे आपको अपने एक अच्छे दोस्त स्किटल से मिलवाना चाहिए। वह लोगों को आंतरिक मुद्दों से निपटने में मदद करने में माहिर है। यदि आप हाई प्रीस्ट डग मैकेंजी से पूछें तो वह सीमा पर यह सब खत्म होने के बाद आपको एक अच्छा रेफरल दे सकता है। मिक मुस्कुराया। उसका नाम स्किटल्स है। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सिर्फ एक उपनाम है जो हाई प्रीस्ट ने उसे दिया था, लेकिन ये चिपक गया और यह उसके वास्तविक नाम से बेहतर है। वह एक प्रकृति पुजारी भी है और किसी भी तरह के मुद्दे के बारे में बहुत सहज है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। उससे बात करना बहुत आसान है। मैं बाद में हाई प्रीस्ट से बात करूंगा, मुझे पता है कि आप किससे बात करना चाहते हैं। वह अब एक शिक्षक के रूप में यहाँ है ना? जंगल में जीवन रक्षा, अगर मुझे याद है। काल और मोर्गाना दोनों ने सिर हिलाया, जबकि चुड़ैल डॉक्टर ने डग मैकेंजी के बारे में अपने विचारों को एक व्यक्ति के रूप में अपने तक ही सीमित रखने का प्रयास किया। काल को याद आया कि मिक या उसके समूह और डग की बहनों के बीच कुछ था, लेकिन उसने उस विचार को फीका पड़ने दिया। अगर यह महत्वपूर्ण होता तो वह बाद में उसके पास वापस आता। ठीक है, चलो पाठ पर वापस आते हैं। अब हमें डार्कलाइट होस्ट के बारे में मूल बातें मिल गई हैं, इसलिए हमें उस युग की निर्माण शैलियों में जाने की ज़रूरत है जहां दुनिया के कई डेंगॉन उदाहरण और जादुई परीक्षण स्थापित किए गए थे। मोर्गाना ने उन्हें वापस विषय पर मोड़ दिया। अध्याय 340 क्या करें? दोपहर की कक्षाओं के बाद काल एक अच्छे भोजन और पूरी रात की नींद के लिए तैयार था। उसका समूह आज रक्षा दल में नहीं था, इसलिए उनके पास पूरी रात थी जब तक कि कोई ऐसा हमला न हो जो सेना के तोपखाने और घूमते हुए स्काउट्स को पार कर जाए जो उनके सामने थे। सुबह लड़ाई में न जाना या अन्य तत्काल दायित्व न होना एक अजीब एहसास था। काल और अन्य छात्रों की दोपहर में ही कक्षाएं होती थीं, जबकि पादरी पूरे दिन उपचार सुविधा या रसोई में मदद करते थे जो उनकी पसंद पर निर्भर करता था। इसलिए जब सूरज पहले से ही क्षितिज से ऊपर था, काल ने आखिरकार खुद को बिस्तर से बाहर खींच लिया और एक सतर्क नए समूह को लाइन की ओर बढ़ते हुए पाया, जो हिल जायंट्स द्वारा उन पर फेंके जाने वाले किसी भी हमले के लिए तैयार था। वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि स्थिति सेकंड में बदल सकती है, और हमले की पहली बौछार अक्सर सबसे घातक होती थी, क्योंकि रक्षकों को चौंका दिया जा सकता था और बमबारी उनके जादू को पार कर सकती थी। जब वे हमले के अधीन नहीं थे तो रक्षात्मक अवरोधों को शिथिल करना मानक था, इसलिए जादूगरों के पास अधिक मान उपलब्ध था जब उन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। लेकिन ये जोखिम के साथ आया कि जब हमला हुआ तो वे पहले आने वाले मंत्रों के लिए उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा पाएंगे।
सबसे पहले नाश्ता किया गया, फिर अन्य छात्रों के साथ शारीरिक कंडीशनिंग प्रशिक्षण का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें सभी ने ये सुनिश्चित किया कि जब वे अपना आवश्यक कसरत करते हैं तो वे बहुत थके हुए नहीं होते हैं अगर कॉल आती है कि हमला आसन है। ज़्यादातर यह रखरखाव, भारोत्तोलन, स्ट्रेच, कैलिस्थेनिक्स और इसी तरह के अन्य व्यायाम थे। इससे सभी मांसपेशियां चरम रूप में रहती हैं, बिना इतनी ऊर्जा जलाए कि वे युद्ध प्रभावशीलता खो दें। फिर दोपहर के भोजन के बाद मोर्गाना के साथ इतिहास और भूगोल के पाठों में वापस आ गए, लेकिन इस बार एक दर्जन अन्य जादूगरों के साथ जो भूगोल की कक्षा भी ले रहे थे। क्या इतिहास और भूगोल एक सामान्य योद्धा वर्ग शिक्षा पथ नहीं है? जैसे क्या वे बस स्थानों पर दिखाई देते हैं और जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें अपने मानसिक ज्ञान में जोड़ते हैं? काल ने समूह के सभी अन्य छात्रों की ओर देखते हुए पूछा। जादूगरों में से एक ने हंसते हुए कहा, वास्तव में आप कुछ जान सकते हैं। यदि योद्धाओं को किसी क्षेत्र के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता होती है तो वे वहां पहुंचने पर या मिशन ब्रीफिंग में सीखते हैं। ये कक्षाएं आमतौर पर उन लोगों के लिए होती हैं जिनका वहां जाने का कोई इरादा नहीं होता है या वे जो वहां मिलने वाली चीज़ों में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। तो हमारे पास कुछ अन्य खजाने की खोज करने वाले लोग हैं जो ज़्यादातर पौराणिक जादुई वस्तुओं की तलाश में हैं। और आप यहाँ कौन किस लिए आया है? राक्षस भोजन, शायद आपके अगले साथी के लिए एक पौराणिक दिव्य जानवर के घोंसले के संकेत। यदि आप कर सकते हैं तो मैं रॉक्स के घोंसले की तलाश करने की सलाह देता हूं जिसने दूसरे दिन हमला किया था। वे एक परिवहन और हवाई हमला बल के संयोजन की तरह हैं और वे वास्तव में शक्तिशाली हैं। काल ने उस विचार पर विचार किया। एक विशाल उड़ान परिवहन वास्तव में काफ़ी सुविधाजनक होगा। हालांकि रॉक्स कमांडर रैंक के जानवर थे, राय की तरह, और अगर वह जानवरों की वृद्धि का उपयोग सभी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए करने जा रहा था तो उसे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें उससे अधिक क्षमता होने की गारंटी हो। रैमी हो सकती है, ये बताना मुश्किल था कि उसके माता पिता किस शक्ति स्तर पर थे, क्योंकि उसे एक कालकोठरी के अंदर बनाया गया था और उन जगहों का जादू अप्रत्याशित था। वह रॉयल रैंक की हो सकती है या वह वहीं चरम पर हो सकती है जहां वह आरोही के रूप में थी। लेकिन ये तथ्य कि वह आरोही रैंक में पैदा हुई थी ये दर्शाता है कि उसमें बहुत क्षमता थी, भले ही वह दूसरों की तुलना में वयस्कता तक बढ़ने में धीमी थी। ईमानदारी से, काल को अपनी टीम में किसी और को जोड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह रॉयल रैंक तक पहुंच जाता तो उसके पास एक और जगह जोड़ने की क्षमता होती, लेकिन जब तक हर कोई सुचारू रूप से बढ़ रहा था वह अपना समय लेगा और सही जानवर खोजने की कोशिश करेगा और किसी अन्य सदस्य को खोजने में जल्दबाजी नहीं करेगा। या शायद किस्मत उसके लिए ऐसा करेगी। अगर पिछले अनुभव के आधार पर कुछ कहा जाए तो संभवतः अंडे के रूप में। ठीक है, सबसे पहले हम गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के भीतर ज्ञात प्राचीन उत्खनन से शुरुआत करेंगे। वे अन्वेषण के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र हैं और जबकि वे अधिक व्यापक रूप से देखे गए हैं, वे आपके भविष्य के अन्वेषणों के लिए एक मार्गदर्शक बिंदु भी हैं। उनमें से प्रत्येक आपको उनके स्थान और निर्माण से एक विचार देगा कि उनके निर्माण के समय महाद्वीप कैसा दिखता था। उनमें से कुछ नदियों के किनारे बनाए गए थे जो अब मौजूद नहीं हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इसी तरह के अवशेषों की खोज कहाँ करनी चाहिए। अतीत में अधिकांश राष्ट्र प्रचुर जल स्रोतों के लिए नदियों के किनारे बने थे, इसलिए ज्ञात स्थलों पर पाए जाने वाले प्राचीन नदी तल और झीलों का अनुसरण करना प्राचीन भूगोल के अध्ययन के लिए एक आवश्यक कौशल है। उदाहरण के लिए, बीस्टिकिन भूमि में विटन में विश्व ड्रैगन मंदिर के खंडहरों से कौन परिचित है? मोर्गाना ने पूछा, फिर ये देखने के लिए रुकी कि क्या कोई कहानी से परिचित है। काल ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन एक जादूगर ने सुना था। मैंने सुना है कि यह अभी भी विश्व ड्रैगन पुजारियों के कब्जे में है और वे कहते हैं कि यह हमेशा से रहा है। हमेशा की तरह, जब तक रिकॉर्ड हैं, विटन मंदिर पर कब्जा रहा है। उसने उत्तर दिया, बिल्कुल, विश्व ड्रैगन पादरियों के अनुसार यह मूल विश्व ड्रैगन मंदिरों में से एक है और जबकि इसे कई बार हमलों के दौरान नष्ट कर दिया गया है, फिर से बनाया गया और पुनर्निर्मित किया गया है। अब तक बनाए गए हर नक्शे में इसे उसी स्थान पर दिखाया गया है, मोर्गाना ने समझाया। उसने एक मानचित्र पुस्तक निकाली और उनके लिए पृष्ठों को पलटना शुरू कर दिया, पुस्तक को एक स्टैंड पर झुका दिया ताकि वे सभी देख सकें। इन मानचित्रों के मूल सभी हजारों साल अलग हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पुराने में चिपटुनरित झील नहीं बल्कि एक विशाल रेगिस्तान दिखाया गया है। लेकिन यहाँ बीच में उनमें से कुछ एक बहुत बड़े अंतर्देशीय समुद्र को दिखाते हैं। छात्र भ्रमित दिखे, लेकिन क्या झील सैकड़ों मीटर गहरी नहीं है? जैसे इतना गहरा कि सबसे गहरे हिस्से की तलहटी तक कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती। मॉर्गना ने सिर हिलाया, ये सही है, लेकिन जाहिर है हमेशा ऐसा नहीं था। जो हुआ वह इतिहास में खो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि सिस्टम युग के अंत के दौरान किसी बिंदु पर पूरी पर्वत श्रृंखलाएं समतल हो गई थीं, जबकि अन्य का निर्माण हुआ था। ये रेगिस्तान के लिए भी हो सकता है। देवताओं के बीच लड़ाई के बाद ये गड्ढा बना होगा जो अंतर्देशीय समुद्र बन गया और फिर अंततः एक विशाल झील में समतल हो गया। जादूगरों में से एक हंसा,
तो भूगोल एक इतिहास का पाठ भी है। मॉर्गना मुस्कुराए। ये वास्तव में अपरिहार्य है। यहाँ तक कि सीमाएं भी एक इतिहास की कहानी है और फ्रॉस्ट जायंट सीमा इस युद्ध के बाद फिर से लिखी जाने वाली है। ये कहाँ समाप्त होगा यह एक रहस्य है, लेकिन विस्फोटित ज्वालामुखी के आसपास मैग्मा ड्रैगन द्वारा दावा किया गया नया क्षेत्र संभवतः अपना स्वयं का क्षेत्रीय संकेतन प्राप्त करेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा जनसंख्या केंद्र स्पष्ट रूप से राजधानी है, लेकिन नदियों के किनारे अन्य भी हैं, विशेष रूप से चिप्टनरित झील तक गहरे पानी वाले। बेहतर समय में यह न केवल हमारे और बीस्टिकिन राष्ट्र के बीच, बल्कि जंगली इलाकों से होकर महान नदी के नीचे और समुद्र तक एक प्रमुख व्यापार मार्ग था। अब अधिकांश समुद्री शिपिंग भूमि मार्ग से तट तक जाती है, जो धीमी और अधिक खतरनाक दोनों है, क्योंकि यह माल को फ्रॉस्ट जायंट राष्ट्र के बहुत करीब ले जाती है, जिसका समुद्र तट बहुत बड़ा है। छात्रों में से एक ने जंगली इलाकों की ओर इशारा किया, जो बीस्टिकिन राष्ट्र की दक्षिणी सीमा और समुद्र के बीच आधिकारिक रूप से दावा न की गई भूमि है। जंगली इलाकों की सीमाएं बीस्टिकिन राष्ट्र के दक्षिणी छोर तक फैली हुई थीं, और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के दावे के चिन्हित पश्चिमी भाग के रूप में क्षेत्र दक्षिण की ओर समुद्र तक पहुंच गया था। जंगली इलाकों पर दावा करने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? मेरा मतलब है, हम महाद्वीप के चारों ओर जहाज भेजने और आपूर्ति प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समुद्री पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे छात्रों में से एक ने पूछा। ऐसा हुआ है। हम राक्षसों से जो हासिल करने में कामयाब रहे, वह देश के दक्षिण में एक संकरी पट्टी थी। यहाँ तक कि उसे भी पकड़ना मुश्किल है, और सीमा के आसपास लगातार लड़ाई होती रहती है क्योंकि राक्षस अपने प्राकृतिक क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश करते हैं। अगर लगातार प्रयास न होते तो हम पूरी तरह से ज़मीन से घिरे होते। मोर्गाना ने समझाया। काल को नहीं पता था कि वे जो इस्तेमाल करते थे उसमें से कितना दूसरे देशों से आता था, लेकिन उसे याद था कि कई कोयला खदानें दक्षिणी पहाड़ियों में थीं। भले ही समुद्र तक पहुँच न होती, लेकिन वह क्षेत्र लोगों के लिए अभी भी महत्वपूर्ण था।